ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 30 के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। और इसमें आपका टोटल 100 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पूछा गया है। अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर लास्ट वाले सेशन में तो हम लोग का रिले चल रहा था और रिले के अंदर हम लोगों ने टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट सीखा था। और नेक्स्ट लेक्चर में आपने बोला था कि ओवर करंट रिले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या फिर कहिए ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर ये एमसीक्यूज कहाँ से आ गया? तो भाई यहाँ पे जो 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है भाई इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए अभी हम लोग ये 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर आपका आगे का जो लेक्चर है ना, जो रिले चल रहा था भाई, रिले फिर आपका आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि भाई जैसे आईटीआई से बिलोंग कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा से बिलोंग कर रहे हैं या फिर किसी का ऐसा भी माइंडसेट होता है भाई कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट में ही पढ़ना है ना, तो उनके लिए फिर ये एमसीक्यूज मैं करवा दे रहा हूँ। क्योंकि अभी अगर आप लेक्चर काउंट करेंगे तो ये जो लेक्चर दिया गया है जिसमें टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो पढ़ाया गया भाई, ये है आपका चैप्टर नंबर 30 और ये है आपका लेक्चर नंबर 38। ओके ना, तो इस लेक्चर में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया था। तो अभी आपका 2 से 3 लेक्चर यानी चैप्टर 30, लेक्चर नंबर 39, 38 और एक हो जाएगा आपका 39, 40 और एक 41। ठीक है ना भाई, ये 3 लेक्चर में आपका ये 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट भी बताना है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है। सर्किट ब्रेकर में हम लोगों ने रिकवरी वोल्टेज तो समझा था, लेकिन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आपके बुक में नहीं दिया होता भाई, तो वो आपका रह गया था क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया एक्टिव रिकवरी वोल्टेज से। तो उसके लिए फिर आपका एक सेपरेट कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनेगा। तो 3 लेक्चर आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला जा रहा है जिसमें आपका ये चैप्टर नंबर 30 के एमसीक्यूज को पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेशन में भाई हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52 तक भाई हम लोग कवर करेंगे। ओके ना, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग 53 से लेकर के 100 तक कवर कर लेंगे। और एक क्वेश्चन जो है आपका रह जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 92 भाई। ओके, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 आपका रह जाएगा भाई। तो अभी तो पहले 52 तक कवर करते हैं। ओके ना, उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे फिर से एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ भाई कि अभी जो हम लोग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, इसमें आपका 3 चैप्टर का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला था आपका फॉल्ट में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा भाई, एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट, है ना, यानी इसके अंदर 2 चैप्टर थे। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। फिर इसमें आपका है, एक हो गया सर्किट ब्रेकर, फिर आपका इसमें है फ्यूज, और फिर आपका हो गया इसमें रिले। ओके, फॉल्ट नहीं भाई, फॉल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 29 में कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, तो ये आपके 3 चैप्टर हैं, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया और रिले हो गया। ठीक है ना, तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, फ्यूज इज, तो फ्यूज क्या है भाई? एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ओके, अ सर्किट ब्रेकर इज, अब इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे भाई क्योंकि इन सबका कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो अभी टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे। सर्किट ब्रेकर इज, तो सर्किट ब्रेकर क्या है भाई? ये एक सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस है, यानी इंटरप्ट मतलब क्या? ब्रेक कर देना भाई। ठीक है, ओके ना, जैसे करंट हम लोग ब्रेक कर रहे थे ना फॉल्ट आने के दौरान, तो उसी तरीके से करंट ब्रेक हो गया हम तो क्या, सर्किट इंटरप्ट हो गया, फिर सर्किट ब्रेक हो गया। एन आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन, देखिए भाई आइसोलेटर क्या होता है ना, हम लोग को पता है मेरा जनरेटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा रहा हूँ भाई, यहाँ पे एक बस बार लगा दे रहा है, फिर यहाँ पे अगेन एक सर्किट ब्रेकर रहेगा, फिर आगे मान लेते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ओके, फिर आपका यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सर्किट ब्रेकर है और ये भी मेरा सर्किट ब्रेकर है। तो भाई सर्किट ब्रेकर के यानी जहाँ पे भी हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाएंगे इसके साथ हम लोग आइसोलेटर लगाते हैं भाई। ठीक है ना, आइसोलेटर क्या है? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ थोड़ा सा डायग्राम,
आपने देखा होगा भाई यूट्यूब पे, अब देखिए कभी भी ओपनिंग ऑफ आइसोलेटर करके आप सर्च कीजिएगा, आपको दिखेगा। मतलब एक तरीके से स्विच है ये, लेकिन ये हमेशा ऑपरेट होगा नो लोड पे भाई, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके का आइसोलेटर होता है, घूमता है भाई यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरीके के वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगे, ऐसे मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो जहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर है उसके साथ भाई आइसोलेटर लगा रहेगा, इधर भी लगा रहेगा, इधर भी लगा रहेगा। अब आइसोलेटर का क्या काम है, सबसे पहले समझिए ये एक स्विच है भाई, लेकिन आपको पता है कि अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं आपका इसमें भाई ये अभी एक्टिव है, एक्टिव मतलब क्या है, इधर मान लेते हैं पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना भाई, ये पावर अभी सप्लाई कर रहा है। तो अगर आप बिना सर्किट ब्रेकर को ओपन किए हुए, मान लेते आपने डायरेक्ट आइसोलेटर को ओपन कर दिया है ना, तो हम लोग को पता भाई, जैसे अगर मैं इसका रिएक्टेंस डायग्राम दिखाऊं तो जनरेटर का आपका रिएक्टेंस होगा, फिर आपका ट्रांसफार्मर का, फिर ट्रांसमिशन लाइन का, फिर उस साइड में भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे हम लोग सोर्स दिखाते, अब देख रहे हैं कि भाई मेरा यहाँ में लोड दिखा देता है, तो आप देख रहे हैं भाई ये मेरा क्या है, हाईली इंडक्टिव सर्किट है। तो हाईली इंडक्टिव मतलब क्या, इसमें इंडक्टेंस है भाई, और आपको पता है इंडक्टेंस का एक प्रॉपर्टी है कि भाई अचानक से करंट को आप जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, मान लेते हैं उसमें भाई 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। तो आप मतलब आइसोलेटर ओपन करना मतलब क्या कि भाई आप करंट को एक तरीके से अचानक से जीरो करना चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस भाई सडन करंट को चेंज नहीं होने देगा ना, 40 एम्पियर से तुरंत जीरो थोड़ा होने देगा। तो अगर आपने मान लेते हैं डायरेक्ट आइसोलेटर ओपन कर दिया, अब आइसोलेटर भाई ओपन होते ही क्या है, क्योंकि इस आइसोलेटर के अंदर हम लोग का आर्क को बुझाने का माध्यम नहीं है भाई, आर्क को एक्सटिंग्विश करने का इसका प्रॉपर्टी नहीं, इसमें एक खासियत नहीं है ना, ये तो सिंपल स्विच है भाई, समझे। और देख रहे हैं भाई ये हाईली इंडक्टिव सर्किट है, तो अगर आप डायरेक्ट एक तरीके आइसोलेटर ओपन कर देंगे तो भाई बहुत जबरदस्त आर्क लगेगा। क्लियर हुआ, यानी जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आर्क भाई यहाँ पे बुझेगा ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि भाई हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ सर्किट ब्रेकर है, एक ऐसा डिवाइस जो आर्क को बुझाने का इसमें क्या है, काबिलियत है। इसीलिए हम लोग जब भी आइसोलेटर ओपन करेंगे तो सबसे पहले भाई मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, और इधर वाले को भी हम लोग ओपन कर देते हैं। अब ऐसा समझना, एक पे पहले आप समझिए, इसको ओपन कर दिया हम लोगों ने, ये ओपन करते क्या हो गया भाई, आपका डिस्कनेक्ट हो गया, यानी आपका करंट जीरो हो गया ना। और करंट जीरो हो गया इसका मतलब क्या, अब जो है हम लोग फिर आइसोलेटर को ओपन करते हैं भाई, ठीक है ना। तो आइसोलेटर हमेशा नो लोड पे एक तरीके से ऑपरेट किया, क्योंकि सर्किट ब्रेकर पहले आपने ओपन कर दिया, तो सर्किट ब्रेकर ओपन करना मतलब क्या है भाई, इधर से आपका डिस्कनेक्ट हो गया ये सिस्टम, ठीक है, यहाँ से मान लो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसका मतलब अब सीधी सी बात भाई ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं, इसका मतलब कोई करंट फ्लो होगा नहीं, इसका मतलब क्या, ओपन सर्किट है, यानी करंट मेरा जीरो, करंट जीरो इसका मतलब क्या, अब जो है आइसोलेटर को एक तरीके से हम लोग ओपन करते हैं। तो आइसोलेटर इसलिए हम लोग लगाते हैं भाई, क्योंकि आइसोलेटर में क्या होता है, डिस्टेंस मेंटेन कर देता है। जो ओपन हो रखा ना, जैसे सर्किट ब्रेकर में भाई जैसे ये ओपन हुआ तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है, गैपिंग बहुत कम होता है, लेकिन आइसोलेटर क्या करता है, आइसोलेटर जो है इनके बीच में आपका गैपिंग बहुत ज्यादा होता है भाई, ठीक है ना, दो आइसोलेटर दो कॉन्टैक्ट के बीच में, तो गैपिंग ज्यादा बढ़ा देता है भाई, ताकि हम लोग और ज्यादा सिक्योर हो सके, खासकर हाई वोल्टेज के केस में, जहां पे हम लोग का काफी ज्यादा हाई वोल्टेज पे पावर सिस्टम ऑपरेट होता है। तो आइसोलेटर वही है, ये हमेशा क्या होता है, नो लोड पे ऑपरेट होता है भाई, ओके। और हमेशा सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, उसके बाद फिर हम लोग आइसोलेटर ओपन करते हैं, ठीक है। किस केस में, जब ये पावर सिस्टम एक्टिव हो, यानी पावर को सप्लाई कर रहा हो। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग का भाई, अब जैसे यहाँ पे हुआ ना, ये ओपन हो गया, अब जैसे मान लेते हैं भाई अब आपको इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करते समय क्या होता है, अगेन हम लोग हमेशा आइसोलेटर को नो लोड पे एक तरीके से क्लोज करेंगे, यानी सबसे पहले आइसोलेटर यहाँ पे क्लोज होगा, और आइसोलेटर क्लोज होने के बाद फिर हम लोग सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट क्लोज करते हैं भाई, क्योंकि जब इसको क्लोज करेंगे, कॉन्टैक्ट फिर से क्लोज करें तो फिर से यहाँ पे आर्क लगेगा, क्योंकि वही वाला फेनोमेना, पहले इसमें करंट जीरो था, तो भाई इंडक्टर अभी भी क्या कहेगा भाई, मेरे अंदर करंट अभी भी क्या हो, जीरो ही हो, लेकिन अचानक से आपने क्या कर दिया, सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट क्लोज कर दिया, तो भाई अगेन यहाँ पे स्पार्क लगेगा। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है भाई, ओके। तो इसका ऑप्शन देखिए, नो लोड हो जाएगा, ऑलवेज नो लोड पे हम लोग ऑपरेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर रिमेन्स। तो भाई नॉर्मल है, यानी कोई भी फॉल्ट सब नहीं आया तो क्लोज रहेगा, ओके। अ फ्यूज परफॉर्म, तो फ्यूज दोनों का काम करता है भाई, डिडक्शन का भी और इंटरप्शन का भी। अ सर्किट ब्रेकर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, तो सर्किट ब्रेकर के साथ भाई हम लोग रिले लगाते हैं, है ना, क्योंकि रिले लगाने से ही क्या होता है, सर्किट ब्रेकर आपका फॉल्ट को
मतलब सेंस तो नहीं करेगा भाई, रिले सेंस करता है, बाकी फिर सर्किट ब्रेकर जो है इसको इंटरप्ट करता है। सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरप्ट करना भाई। ओके, तो इसमें हो जाएगा सेकंड आंसर, ठीक है, सर्किट इंटरप्शन ओनली। आगे बढ़ते हैं, व्हेन अ फॉल्ट अकर इन अ पावर सिस्टम द ब्रेकर, तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा भाई। ओके, ओपन ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब भी हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हैं तो इसके साथ हम लोग रिले लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है ना भाई, बिना रिले का सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होता है ऑटोमेटिकली। आगे बढ़ते हैं, सर्किट ब्रेकर इज एबल टू ओपन अंडर, तो भाई हम लोग जो है इसको हर एक कंडीशन में, नो लोड पे भी, लोड पे भी, है ना, अपने मर्जी के हिसाब से, क्योंकि भाई सर्किट ब्रेकर को जो है ना हम लोग मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली ओपन करने के लिए आपको रिले लगाना पड़ेगा वहां पे। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम, तो रिले हो जाएगा भाई, रिले डिटेक्ट करता है। अगला है, एन आर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्विच ऑफ अ हाई वोल्टेज एंड अ लार्ज करंट सर्किट इज, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भाई इसमें आपका ओपन और क्लोज्ड भी दिया हुआ है, तो ऐसे जो एग्जैक्ट आंसर होगा भाई ये होगा ओपन, ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ स्विच के दौरान। देखते हैं इसका आंसर क्या देता है भाई, ठीक है ना। जब भी आपका फॉल्ट आएगा तो ब्रेकर ओपन होगा तो भाई वहां पे सीधी सी बात, आर्क लगेगा ही लगेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 10 का भाई फर्स्ट बिल्कुल सही है। ओके ना, तो बिल्कुल सटीक ऑप्शन देखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है ना, क्या डिमांड कर रहा है। और ऊपर में जो हम लोगों ने देखा था, सर्किट ब्रेकर इज एबल टू ओपन, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज पकड़ी, एबल लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका सेंस अलग निकल रहा है। एबल का मतलब क्या कि भाई किस किस कंडीशन में उसको ओपन कर सकते हैं या फिर करने लायक है ये। तो अगर आप ऑप्शन देखिए भाई, तो ऑल ऑफ द अबव दिया, तो ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, फॉल्ट कंडीशन में भी ओपन होगा, है ना। 8 का देख लेता है, ऐसे बिल्कुल सही है। और था इधर कहीं पे भी, चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर द सेम पावर द लीस्ट साइज इज ऑफ, तो सबसे छोटा जो होता है भाई, जैसे हम लोगों ने टाइप्स तो पढ़ा नहीं था क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन है भाई, ऐसे समझिए सबसे छोटा जो होता है आपका SF6 गैस सर्किट ब्रेकर होता है भाई। SF6 गैस इसलिए होता है क्योंकि भाई इसमें कंप्रेस्ड किया जाता है, गैस को बहुत ही हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं, बाकी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी तो एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हेन द सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स अंडर फॉल्ट कंडीशन द ग्रेटेस्ट नॉइज, तो सबसे ज्यादा नॉइज किस में देखने को मिलेगा, एयर ब्लास्ट में हो जाएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हवा का झोंका एक तरीके है, ठीक है। तो ऑयल में तो भाई ऑयल में कोई नॉइज आएगा नहीं, ठीक है, वैक्यूम में भी कोई नॉइज नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं मूव करने के लिए। SF6 गैस में तो ब्लास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर को क्या कर रहे हैं, काफी हाई प्रेशर में ब्लास्ट करते हैं, नहीं हवा का झोंका मारना एक तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इन अ सर्किट ब्रेकर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस, तो भाई इसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था। अगर हम लोग आर्क रेजिस्टेंस की बात करें, आर्क रेजिस्टेंस भाई, है ना, इसको रेजिस्टेंस कर लेते हैं। क्या था आपका रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है ना, लेंथ अपॉन एरिया, रो भी दिखा देते हैं यहाँ पे। ओके, रो को हम लोगों ने यहाँ पे सिग्मा से दिखाया था, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, सिग्मा यानी नीचे आ जाए ना, रो का रेसिप्रोकल होता है भाई, ठीक है। तो ये आर्क का लेंथ है, ये आर्क का एरिया है, और ये आर्क का कंडक्टिविटी होता है भाई, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो लेंथ अगर आप बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। और लेंथ को हम लोगों ने बढ़ाने के लिए क्या किया हुआ था भाई, हम लोगों ने यहाँ पे आर्क स्प्लिटर लगाया हुआ था। ये मेरा फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है भाई, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है भाई इसमें। ओके, कुछ इस तरीके का होता है। तो जो आर्क लगेगा और जब हम यहाँ से एयर ब्लास्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपका, इस तरीके का आर्क हो जाता है इसमें, ठीक है। लेंथ बढ़ गया ना और पतला हो जाता है, एरिया भी कम हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं, करंट चॉपिंग मेनली अकरिंग, तो करंट चॉपिंग भाई हम लोग एयर ब्लास्ट में यूज करते हैं। करंट चॉपिंग का क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई जब नेचुरली हम लोग का करंट जीरो हो रहा है उसी समय हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से एयर को ब्लास्ट करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ सर्किट इंटरप्शन, बाकी आप देख लें कॉमन सेंस लगाने वाली बात है ना भाई। ऑयल में आप थोड़ी ना एयर ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑयल ही क्या है, एक तरीके से आर्क को बुझाने का मीडियम है। SF6 गैस इसमें आपका आर्क को बुझाने का मीडियम है। वैक्यूम के अंदर क्या है, वैक्यूम का क्या होता है, कुछ नहीं भाई, अंदर में कुछ है ही नहीं। अब कुछ है नहीं तो सीधी सी बात है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हम लोग वहां पे यूज करते हैं भाई जहां पे काफी ज्यादा हाई वोल्टेज हो, ठीक है। तो अंदर में तो कोई मीडियम ही ना भाई,
ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आर्क लगता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर अभी भी आर्क लगेगा। आप बोलिएगा जब इसमें कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम का मतलब क्या, खाली जगह, कुछ है ही नहीं भाई। ओके, तो आर्क कैसे लग जाएगा? तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग को पढ़ना होता है गैस फिल्ड ट्यूब्स। ओके, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना होता है वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में। तो अभी आप समझिए, जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन ये क्या होता है भाई? जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मान लेते हैं मेरे पास ये ट्यूब है। ओके, ये ग्लास का ट्यूब है भाई। यहाँ मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड है, जिसको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं, याद होगा आपको, है ना। और इसको अगर हम लोग जूम करके दिखाएं थोड़ा सा, तो ये इलेक्ट्रोड हो गया, इसके पीछे में हम लोग यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं भाई। ओके ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या है भाई, हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इमिट करवाना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हीटिंग कॉइल होता है। क्लियर हुआ? इसको रेजिस्टेंस से दिखा देते हैं, रेजिस्टेंस है मेरा, और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है भाई। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे, तो हीट करते हैं क्या होता है, आपको पता है भाई, ये जो इलेक्ट्रोड है मेटल का बना होगा, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना, तो सीधी सी बात है, वो हीट करना पड़े। हीट करते हैं क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गेन करके, क्योंकि हीट का मतलब क्या भाई, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन निकल रहे होंगे, है ना। उन ईएमआर को, यानी ईएमआर मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाई, और उसके पास अपना एनर्जी होता है। ठीक है, तो उन ईएमआर को ये गेन करके ओवर एक्साइटेड हो जाता है। ओवर एक्साइटेड होते हैं क्या होता है, यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड बन जाएगा। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इतना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब इतना एनर्जी आ जाता है इनमें कि भाई सारे के सारे ये सरफेस पे आ जाते हैं। ओके, और जैसे ही सरफेस पे आ गए हैं, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा ग्लास चैम्बर के अंदर बंद किया हुआ रहता है भाई, पूरा का पूरा ग्लास चैम्बर है ये। और इमेजिन कीजिए बस भाई, रफ डायग्राम आपको समझा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, ओके, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड है, और हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो मुझे इमिट करवाना नहीं, इधर लेके जाना, इसको हम लोग को पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे भाई। ओके, तो क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बादल बने हुए भाई, पूरा बादल का जो गुच्छा बना हुआ है, इस पे ऑटोमेटिक क्या हो जाए, फोर्स लगेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना यहाँ से यहाँ तक, ऐसे समझे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, बाहर निकल करके, यानी बहुत हाई वेलोसिटी से क्या होंगे, चलना स्टार्ट कर देते हैं इधर। ठीक है, और बहुत हाई वेलोसिटी से जाकर के यहाँ पे हिट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन भाई। यानी किसी भी मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस मेटल को पहले आप हीट कीजिए। हीट करते ही इलेक्ट्रॉन जो है आपके मेटल के सरफेस पे आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है। यही सेम चीज़ भाई आपके वैक्यूम ट्यूब्स में भी होता है, यानी जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसमें भी होता है, यही सेम प्रिंसिपल। क्योंकि भाई हम लोग का जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होगा, जैसे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यह ना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़िए, क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ द आर्क इन अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड इट्स एक्सटिंक्शन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। यहां से पढ़ते हैं, मेन चीज यहां से स्टार्ट हो, व्हेन द कंटेंट ऑफ द ब्रेकर आर ओपन इन वैक्यूम एन आर्क प्रोड्यूस्ड। अब क्यों प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको बता रहा है, बिटवीन द कॉन्टैक्ट बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द मेटल वेपर्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। मेटल वेपर का मतलब क्या भाई, ये जो आपका दो कॉन्टैक्ट है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और ये मूविंग कॉन्टैक्ट, तो भाई ये तो मेटल के बने होंगे ना भाई। ओके, तो जैसे ही ओपन होते हैं, तो भाई यहाँ पे क्योंकि इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा भाई, काफी हाई वोल्टेज पे यूज होता है ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, सिंस द वैक्यूम ऑफर, क्योंकि वैक्यूम मतलब कुछ है ही नहीं, हाईएस्ट इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ, मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी हाई है। ठीक है, इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज पे यूज करते हैं। एमसीक्यूज बनाया गया आपका इसमें, तो बस आप समझिए काफी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो। जैसे कॉन्टैक्ट ओपन होगा, तो सीधी सी बात भाई, यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट है आपका फिक्स्ड और मूविंग, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकलने लगते हैं। क्लियर हुआ? और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, इसमें आर्क पैदा होता है। तो ये आयोनाइजेशन ऑफ मेटल वेपर, या फिर कहिए यहाँ पे आर्क लगेगा। आर्क लगते क्या, इतना हीट पैदा होगा कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन का वेपर बन जाएगा, क्योंकि मेटल से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, थोड़ा पढ़ते हैं, नीचे लिखा है ना, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फील्ड इमिशन थ्योरी। अभी जस्ट बताया भाई फील्ड इमिशन क्या है, जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन इमिशन से समझा ना। इलेक्ट्रॉन इमिशन का क्या मतलब होता है, द माइक्रोस्कोपिक शार्प प्रोजेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ हाई इंटेंसिटी फील्ड रिजल्टिंग इन द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिंस द सेक्शनल एरिया ऑफ द। ठीक है ना, तो वही चीज है भाई जो मैंने आपको समझाया।
ओके, तो इसमें आपको पहले समझना भाई कि जो आर्क लग रहा है उस आर्क को लगने का भाई मीडियम क्या है। तो मीडियम कुछ नहीं, यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन एक तरीके से निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द आर्क क्विकली एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द मेटालिक वेपर्स electron and ion produced during arc rapidly condense on the surface of the circuit breaker contact, okay, resulting in quick recovery of dielectric strength. The reader may note that the silent feature of a vacuum as an arc quenching medium, मतलब वैक्यूम ही क्या है यहाँ पे, आर्क को बुझाने का मीडियम बन रहा है। As soon as the arc is produced in the vacuum, it is quickly extinguished due to the fast रेट ऑफ रिकवरी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन वैक्यूम। देखिए भाई, रिकवरी रेट का मतलब क्या है भाई, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना वो फिर से क्या हो जाएगा, जिस एटम से निकल कर गया है उसी एटम में फिर से वो क्या हो जाता है, रिकम्बाइन कर जाएगा। तो आयंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से भाई ये काम करता है। मेन आपका ये जो है ना गैस फिल्ड ट्यूब भाई, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होता है वो चीज़ है मेन, ठीक है। तो अभी बस ऊपर ऊपर हम लोगों ने समझ लिया है। तो करंट चॉपिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आपका एयर ब्लास्ट में यूज होगा। बाकी आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल हम लोग का होता है क्वेंचिंग मीडियम, इसमें SF6 गैस होता है क्वेंचिंग मीडियम, उसमें वैक्यूम होता है। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ सर्किट इंटरप्शन इन फोर्स्ड ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, काफी फास्ट होता है ना, आर्क बहुत जल्दी बुझ जाता है इसमें। कॉमन सेंस वाले से क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं। इन अ बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर द ऑयल एक्चुअली यूज्ड फॉर आर्क एक्सटिंक्शन इज, देखिए दो तरीके ऑयल सर्किट ब्रेकर जब आप पढ़ेंगे तो दो तरीके का होता है। एक बल्क मतलब इसमें बहुत सारा ऑयल एक तरीके से फिल किया जाता है, और एक होता है भाई आपका जिसमें ऑयल बहुत कम रहता है भाई, ठीक है ना, उसमें ऑयल बहुत कम रहेगा। टाइप्स हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना भाई, इसलिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप टाइप्स को कवर कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि थ्योरी में जो है ना भाई बोर हो जाएंगे फिर हम लोग। देखिएगा ऑयल जो होता है एक है ना लो ऑयल सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जो ऑयल रहेगा काफ़ी कम रहता है और इतना ही ऑयल भरा जाता है जितना कि जिसमें आपका आर्क बुझ सके। लेकिन ये क्या है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है, तो इसमें भाई अप्रॉक्स 90% जो है ना, जो भी आपका टोटल ऑयल होगा उसका 90% जो ऑयल है भाई वो एक तरीके से आर्क बुझाने के लिए एक तरीके से यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर, अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से भाई हम लोग का स्टार्ट हो चुका है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था भाई जब हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर को पढ़ा था, वहां पे आपका ये न्यूमेरिकल करवाया गया था। एक मिनट, ये न्यूमेरिकल हम लोग लेकर के आते हैं। रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर में आपका ये न्यूमेरिकल करवाया गया है। एक मिनट भाई, पेज को ओपन करते हैं पहले। देखिए जब हम लोगों ने रेटिंग पढ़ा था भाई तो वहाँ पे समझाया था ना, सबसे पहले शॉर्ट टाइम रेटिंग क्या होता है। शॉर्ट टाइम रेटिंग कहने मतलब क्या, थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। हम लोग को पता भाई जो फॉल्ट करंट आता है तो स्टार्टिंग के जो 1.5 से 2 साइकिल होता है उसको हम लोग सब ट्रांजिएंट पीरियड बोलते हैं, है ना। और सब ट्रांजिएंट पीरियड में जो करंट होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है भाई, सही बात है। और हम लोगों ने देखा था कि भाई सब ट्रांजिएंट पीरियड में हम लोग का कभी भी सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट ओपन नहीं होना चाहिए। ओके, क्यों नहीं ओपन होना चाहिए, या फिर कहिए हम लोग रिले इस तरीके से बनाते हैं भाई कि रिले में हम लोग जानबूझ के डिले डालते हैं ताकि ये रिले जो है जब तक कि आपका सब ट्रांजिएंट पीरियड निकल ना जाए, टाइम पास ना हो जाए उसके, तब तक वो रिले क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा ही नहीं भाई, या फिर कहीं रिले को सेंस करने में उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। ओके ना, क्योंकि काफी लार्ज करंट होता है भाई। तो इतना जो लार्ज करंट है नहीं, 1 से 2 साइकिल जो है भाई ये आपके सर्किट ब्रेकर से होकर के ही जाएगा, यानी तब तक जो है आपका सर्किट ब्रेकर जो है कॉन्टैक्ट क्लोज करेगा ही करेगा। ओके, जब तक क्लोज है इसका मतलब सब ट्रांजिएंट पीरियड भाई कॉन्टैक्ट क्लोज होता है ना, ट्रांजिएंट पीरियड में आपको ओपन होता है। तो इतना लार्ज करंट जो है सर्किट ब्रेकर से होकर के ही जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि भाई इतना लार्ज करंट क्या कर सके, ये बियर कर सके, यानी इतने लार्ज करंट पे कभी भी खराब ना हो। इसी को बोलते हैं शॉर्ट टाइम रेटिंग, क्योंकि ये जो इतना हैवी करंट जो फ्लो हो रहा है भाई कुछ देर के लिए ही ना फ्लो होगा, समझ गए, जब तक सब ट्रांजिएंट पीरियड है तब तक के लिए फ्लो होता है। तो ये कि शॉर्ट टाइम रेटिंग का मतलब है इट इज द पीरियड फॉर विच द सर्किट ब्रेकर इज एबल टू कैरी फॉल्ट करंट व्हाइल रिमेनिंग क्लोज्ड, क्योंकि भाई ये सब ट्रांजिएंट पीरियड वाला करंट है और इस सिचुएशन में आपका कॉन्टैक्ट जो होता है हमेशा क्लोज्ड ही रहता है। तो इतने देर तक भाई आपका ये झेलना चाहिए इसको। ओके, तो वही सब आपका यहाँ पे लिखा गया था। एक था भाई आपका मेकिंग करंट। मेकिंग करंट क्या होता है, ये सबसे लार्ज करंट होता है भाई, ठीक है ना। वही है मेकिंग करंट का मतलब क्या कि भाई
फॉल्ट आया, फॉल्ट आती क्या है, सब ट्रांजिएंट पीरियड है, सब ट्रांजिएंट पीरियड में भाई करंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम है ना। तो उस समय तक क्या है आपका सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट मेक करके ही रखा हुआ है, यानी बनाए हुए ही है, ठीक है ना। तो उस समय जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा होगा उसी को हम लोग मेकिंग करंट बोल रहे हैं, यानी ये जो शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए जो मैंने करंट बताया ना भाई, उसी को हम लोग मेकिंग करंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी सब ट्रांजिट पीरियड में जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसी को हम लोग मेकिंग करंट बोलते हैं, और ये सबसे हाईएस्ट करंट होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोजिंग और मेकिंग द सर्किट ब्रेकर अंडर, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा भाई ऑलरेडी, ठीक है, अब बस रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था भाई। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहाँ पे, है ना। क्वेश्चन क्या है, सर्किट ब्रेकर है जिसका रेटेड दिया हुआ है, रेटेड करंट दिया हुआ है 1500 आरपीएम, सॉरी 1500 एम्पियर, यानी जब हेल्दी कंडीशन हो तो इतना करंट ही झेल सकता है। और यहाँ पे एमवीए रेटिंग दिया 1000, ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ 33 केवी, 3 फेज ऑयल सर्किट ब्रेकर है। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है, नॉर्मल रेटेड करंट, तो नॉर्मल रेटेड करंट तो यही हो जाएगा भाई आपका। आगे है ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब क्या, ट्रांजिएंट पीरियड में जो करंट ये इंटरप्ट करेगा भाई उसी को हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग मतलब क्या है भाई, जिस करंट को ये ब्रेक करेगा, समझे, उसको ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अगला है रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट का मतलब क्या कि भाई इसमें डीसी ट्रांजिएंट नहीं लेके चलना है, डीसी ट्रांजिएंट को छोड़ दीजिए आप, जो सिर्फ और सिर्फ एसी वाला जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। अभी देख लेंगे आगे। अगला है रेटेड मेकिंग करंट। मेकिंग करंट अभी जस्ट बताया भाई कि ट्रांजिएंट, ये सब ट्रांजिएंट पीरियड में जो भी आपका करंट सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट से हो करके फ्लो हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेटेड मेकिंग करंट। अगला है शॉर्ट टाइम रेटिंग, अभी जस्ट समझा दिया। और लास्ट है आपका रेटेड सर्विस वोल्टेज। तो रेटेड सर्विस वोल्टेज तो ये हो जाएगा भाई 33 केवी, ओके ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया एमसीक्यूज में। आपका क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो देखिए पहला है सर्किट ब्रेकर इज रेटेड है इतना, ठीक है, क्या पूछा, रेटेड नॉर्मल करंट बताना है आपको, तो भाई यही हो जाएगा 1500 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को ये रिफर कर रहा है, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे भाई, आपका देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एमवीए रेटिंग दिया हुआ है ना, यानी एपरेंट पावर दिया हुआ है, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट एमवीए रेटिंग बोलते थे भाई सर्किट ब्रेकर का, यानी फॉल्ट आने पे इतना जो है आपका पावर ये झेल सकता है। तो कितना हो जाएगा आपका, हम लोग पता है कि भाई जो एपरेंट पावर होता है, और ये 3 फेज है, पूरा 3 फेज है भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका √3 इंटू VRMS इंटू IRMS। तो भाई मुझे यहाँ से ये चाहिए, ठीक है, ये वाला करंट चाहिए। यही करंट क्या होगा मेरा, ये वो करंट है कि जब फॉल्ट आएगा भाई उस समय ये ब्रेक करेगा। तो देखिए यहाँ से IRMS क्या हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है 1000 MVA, और ऑप्शन क्या है इसमें, एक मिनट भाई, करंट नहीं पूछा ना, ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछ दिया, ओके, करंट नहीं पूछा भाई, ब्रेकिंग करंट नहीं पूछा, ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछा। तो सीधी सी बात यही है, इतना ही पावर तक, यानी इतने शॉर्ट सर्किट एमवीए तक का ये ब्रेक कर सकता है। अगला है द रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। अब देखिए भाई, अब इसमें आपको सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बताना है, तो ये वाला आपका लगेगा, ठीक है, रेटेड सिमेट्रिकल करंट, यानी यहाँ से IRMS निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। तो 1000 MVA था, तो एमवी के लिए 6 से कर दे रहे हम लोग, ये आपका √3 इंटू VRMS कितना भाई, VRMS आपका कितना यहाँ पे 33 kV था शायद से, ठीक है, 33 kV इसका मतलब क्या है, 10 का पावर 3 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये आ जाएगा भाई आपका 17,496 एम्पियर, ठीक है, थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द रेटेड मेकिंग करंट। तो मेकिंग करंट मैंने आपको बताया ट्रांजिएंट पीरियड में जो करंट फ्लो होगा। तो ट्रांजिएंट पीरियड में भाई कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, ये वाला, ठीक है, स्टार्टिंग का जो 2 साइकिल है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब डिपेंड करता है भाई आपका फॉल्ट कहां पे आ रखा है, अल्टरनेटर के जस्ट आउटपुट टर्मिनल पे आया हुआ है, या फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन पे कहीं पे फॉल्ट आ रखा है ना, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें भाई, जैसे हम लोग ये वाला लेके चलते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ये वाला करंट लेके चलते हैं,
ये वाला भाई, ये फॉल्ट करंट लेके चल रहा है। तो इसमें हम लोग देखा था भाई, ये जो मैंने दिखाया था ग्राफ, ये क्या है, सिमेट्रिकल है इसमें, यानी सिर्फ और सिर्फ एसी सिमेट्रिकल कंपोनेंट दिखाया गया फॉल्ट का। लेकिन इसमें क्या है, डीसी भी तो है, डीसी कंपोनेंट भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डीसी को इंक्लूड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यूज किया था, कितना, 1.6 का। लेकिन अब बुक पे डिपेंड करता है, किसी किसी बुक में 1.6 से मल्टीप्लाई होता है, किसी किसी में 1.8 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आया। तो अभी जैसे आपके क्वेश्चन में दिया भाई, आपका जो रेटेड वोल्टेज है कितना है, 33 kV, सही बात है। तो भाई ये जो 33 kV है क्या है, आरएमएस वैल्यू है भाई, ये आरएमएस वोल्टेज होता है। ओके, ये आरएमएस वोल्टेज है मेरा। लेकिन हम लोग को पता है कि भाई हम लोग को मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम चाहिए। यहाँ पे ये जो करंट होता है ना, कहाँ गया, रेटेड मेकिंग करंट, ये हमेशा मैक्सिमम में डिफाइन किया जाता है भाई। ठीक है ना, देखना पीक 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 ऑप्शन में दिया हुआ है, पीक में डिफाइन करना। तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसा समझिए ना हम लोग का भाई, जो देखिए इसमें एसी कंपोनेंट है। अब डीसी कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1.8 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनटू यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। √2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे VRMS रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए VRMS को जब हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ। इसीलिए हम लोग इतना तामझाम नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बनाते हैं भाई कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2.55 आएगा भाई। ओके, तो 2.55 इंटू यहाँ पे आपका जो आपका रेटेड आरएमएस वोल्टेज है वो। लेकिन आप समझिए कि भाई यहाँ पे आप रेटेड आरएमएस वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से ही मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना इसको। इसका मतलब क्या, ये अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। क्योंकि √2 और 1.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा एक तरीके से आ रहा है 2.55। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2.55, और यहाँ पे हम लोग फिर लिख देंगे सीधे सीधे रेटेड सिमेट्रिकल वोल्टेज, जो भी आपका दिया हुआ रेटेड आरएमएस वोल्टेज भाई। ठीक है, 33 kV, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब करंट पूछा है ना, तो करंट के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे ये हम लोग का करंट का ग्राफ बना ना, ये करंट का ग्राफ बना, यहाँ पे मैंने वोल्टेज के लिए आपको समझा दिया। कोई नहीं, वोल्टेज भी आप दिखा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को करंट के लिए चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिमेट्रिकल करंट है। इसमें आपको डीसी कंपोनेंट दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी आपका करंट आया ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला ना ये, तो भाई ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है ना भाई, इसको मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग को रेटेड सिमेट्रिकल करंट डालना पड़ेगा। कितना है, 17,496। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें सीधे 2.55 हो जाएगा, और इसके जगह हम लोग सीधे से यहाँ पे लिखते हैं रेटेड सिमेट्रिकल करंट। ठीक है, रेटेड सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, यहाँ पे फॉल्ट लगा दीजिए, फॉल्ट करंट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, मेकिंग कैपेसिटी करंट आ जाएगा, मेकिंग करंट आ जाएगा भाई आपका। ओके ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है भाई। जितना अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने पे भाई आपका आ जाएगा 44,614 एम्पियर, यानी B फॉर बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगेन क्वेश्चन नंबर 17 को मेंशन कर रहा था शॉर्ट टाइम रेटिंग। तो शॉर्ट टाइम रेटिंग क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया भाई कि जब आपका फॉल्ट आएगा, है ना, जैसे फॉल्ट आएगा, जैसे हम लोग का फॉल्ट आएगा भाई, तो फॉल्ट आते ही जो सब ट्रांजिएंट पीरियड है भाई, सब ट्रांजिएंट पीरियड है, वो वाला करंट तो आपका सर्किट ब्रेकर से होकर के ही जाएगा ना, वो सर्किट ब्रेकर को झेलना पड़ेगा। तो कितने देर तक के लिए झेलेगा, है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 सेकेंड, यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है 3 सेकेंड भाई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग ऑप्शन में, तो लिखा हुआ है ना कि भाई शॉर्ट टाइम रेटिंग मतलब क्या, उस समय कौन सा करंट बह रहा होगा इसमें, आपका ये वाला। ठीक है, 3 सेकेंड होगा, और ये आपका सिमेट्रिकल करंट दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेटेड सर्विस वोल्टेज इज, तो रेटेड सर्विस वोल्टेज भाई मेरा सीधे से 33 kV हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन लो ऑयल सर्किट ब्रेकर, अभी जस्ट बताया भाई ऑयल सर्किट ब्रेकर जब आप पढ़ेंगे तो 2 तरह पढ़ना होता है, एक बल्क और एक आपका लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क में भाई बहुत ज़्यादा ऑयल भरा हुआ रहता है, लो वाले में सिर्फ और सिर्फ उतना ही ऑयल दिया जाएगा जितना से आपका आर्क जो है बुझाया जा सके। तो वही पूछा, द ऑयल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, तो ऑयल का यहाँ पे
फंक्शन क्या है भाई, तो सिर्फ और सिर्फ आर्क को बुझाना, ठीक है, सिर्फ आर्क को बुझाना होता है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ सर्किट ब्रेकर मस्ट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ, तो भाई सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, ओपनिंग ऑफ द फॉल्टी सर्किट एंड ब्रेकिंग द फॉल्ट, ये भी सही है। बीइंग क्लोज्ड ऑन टू अ फॉल्ट, नहीं भाई ये तो गलत है। ऐसे आप अगर आप सब ट्रांजिएंट वाले पीरियड को देखें तो उसमें तो आपका क्लोज ही रहता है भाई, फॉल्ट आ रखा है लेकिन फिर भी क्लोज है ना, वैसे भी सोच सकते हैं। कैरिंग फॉल्ट करंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये भी सही है। तो दो ऑप्शन तो मैच कर गया, इसमें तो क्या ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो जब भी आपका दो ऑप्शन मैच कर जाए भाई, वहां पे हमेशा ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन चूज करना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ लो ऑयल सर्किट ब्रेकर हैज एडवांटेज ओवर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर इन दैट ऑफ, तो रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल, सही बात है। रिक्वायर लेस स्पेस, सीधी बात है, इसका साइज छोटा होगा। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ फायर, तो ऑल ऑफ दे हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग रिजल्ट इन, देखिए भाई हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या पढ़ा था, एक करंट चॉपिंग था, फिर आपका एक रेजिस्टेंस स्विचिंग था। रेजिस्टेंस स्विचिंग मतलब क्या, हम लोगों ने भाई यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट था, सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट के जस्ट ऊपर में ऐसे लगा रखा था ना एक रेजिस्टेंस, थोड़ा सा गैप दिखा करके, समझे। तो ये क्या था, ये रेजिस्टेंस स्विचिंग था। इसी तरीके से हम लोग का एक होता है कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग। कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग मतलब जैसे आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, भाई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपने फ्रंट इफेक्ट पढ़ा होगा, है ना, नो लोड पे अगर आपका कोई ट्रांसमिशन लाइन, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा कैपेसिटर बन जाता है। और उस कैपेसिटर के कारण क्या होता है भाई, जो आपका रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज होता है ना, बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग एंड वाले वोल्टेज के मुकाबले। तो उस तरीके का अगर आपके पास कोई भी पावर सिस्टम है भाई, उसमें अगर आप ओपन कर रहे हैं ना, अगर उसमें भाई अगर आप सर्किट ब्रेकर को ओपन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग एक तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो करंट फ्लो रहा है वो क्या हुआ, वो कैपेसिटिव करंट होता है भाई, ठीक है। तो वहां पे भी हम लोग को ट्रांजिएंट देखने को मिलता है, तो ये सर्ज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पढ़ाया था ना भाई, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि भाई अचानक से अगर आप ओपन करना चाहते हैं सर्किट, आई मीन इंटरप्ट करना चाहते हैं, तो भाई आपका ट्रांजिएंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल प्रैक्टिस टू स्पेसिफाई द मेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज इन टर्म्स ऑफ, तो भाई जस्ट बता, मेकिंग करंट हमेशा क्या होता है, ये मैक्सिमम करंट है सर्किट ब्रेकर का, और ये ट्रांजिएंट पीरियड में जो फ्लो होता है, तो हम हमेशा पीक वैल्यू में एक तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, मेकिंग करंट हमेशा भाई हम लोग का पीक में एक तरीके से डिफाइन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका थोड़ा प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। SF6 गैस जो है ना, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया, प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पे आते हैं, लिखा है ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 गैस। तो सबसे पहला डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है भाई काफी हाई होता है ना। इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 2.35 टाइम्स दैट ऑफ द एयर। एयर के मुकाबले भाई ये करीब 2.3 टाइम्स ज्यादा होता है। 30% लेस देन दैट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ऑयल यूज्ड इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। मतलब ये सब प्रॉपर्टी दिया भाई। अब देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ना, ये है, लिखा है ना यहाँ पे, ये भाई इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है एक तरीके समझिए। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है भाई कि कुछ ऐसे एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, एटम के अंदर रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं H2O का, पानी का भाई, है ना, तो पानी में आपने देखा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है भाई। तो अब देखिए जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई। जैसे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है भाई। फ्लोरीन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा भूखा होता है भाई। कहीं पे भी आप जैसे फ्लोरीन कहीं पे भी रखा हुआ है, इसके बगल में कोई एटम रख दीजिए आप, तो इसके इलेक्ट्रॉन के खींच लेता है अपने अंदर, समझ में आया। तो अगर मैं पानी का एग्जांपल देके समझाऊं, तो जैसे देखिए एग्जांपल दे रहा हूं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लेते भाई पानी पूरा आपने भर दिया ग्लास में, ठीक है, और इतना भर दिया है कि भाई पूरा ऊपर तक चढ़ गया पानी। ओके, पूरा ऊपर तक चढ़ गया है। अब आप क्या कर रहे हैं कि ड्रॉप लेकर के आपने ड्रॉप ले रखा भाई, जो बच्चा जिससे दवाई पीता है, ठीक है ना, उस ड्रॉप से क्या कर रहे हैं, एक एक बूंद क्या कर रहे हैं इसमें, और आप भरते जा रहे हैं। तो एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आप देखेंगे भाई कि पानी जो है ना, मतलब ग्लास का जो सरफेस है उससे ऊपर पानी उठ चुका है, लेकिन पानी फिर भी गिर नहीं रहा है भाई। ओके, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई, मान लेते हैं एक बूंद आपने पानी यहाँ पे गिराया, ओके,
इस पे आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ड्रॉप से क्या कर रहे हैं, एक एक बूंद और डालते जा रहे हैं। अब देखिएगा पानी जो है ना एक के ऊपर एक इकट्ठा होते जाएगा, लेकिन भाई ये टूटता नहीं है, फैलेगा नहीं कभी भी। ऐसा क्यों होता है? एक तरीके से पानी का जो है धीरे धीरे हाइट बढ़ते चला जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है भाई क्योंकि यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है समझता है, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी समझते हैं हम लोग। देखिए, और यहाँ पे मोटा मोटी समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता क्या है ना कि जैसे ही हम लोग का ये कॉन्टेक्ट ओपन होगा, सर्किट ब्रेकर का जैसे कॉन्टेक्ट होगा भाई, तो यहाँ पे आर्क लगेगा। तो आर्क का मतलब यहाँ पे बहुत सारे आयंस होंगे। ओके, आयंस का मतलब क्या, ये वो एटम है, ये वो एटम है भाई जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खो दिया होगा। ओके, यानी आसपास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, नेगेटिव चार्ज वाले। तो अगर यहाँ पे SF6 गैस का अगर मैं यहाँ पे लेकर के आऊँ, तो SF6 गैस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपने अंदर समेट लेता है भाई, ठीक ना। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई SF6 गैस में जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये SF6 गैस है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जोड़ लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो घूम रहे थे इधर उसको खींच लेगा, और ये तुरंत क्या बन जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो SF6 गैस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और फिर देखिए डीएसोसिएटेड अटैचमेंट प्रोसेस। तो भाई अब क्या करता है, ये SF6 गैस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, यानी ये एक नेगेटिव आयंस बन गया, तो ये भाई इस फ्लोरीन से रिएक्ट करके क्या कर देता है अपने आप को, फिर मतलब वही है भाई, ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझिए कि भाई अब देखिए पानी में आता है थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे H2 है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरियम बोरोन कार्बन, यानी 8 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 होता है एटॉमिक नंबर, यानी KLM, तो 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी वैलेंस बैंड में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अपने ऑर्बिट को फिल करने के लिए। SPDF के हिसाब से देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए भाई फुलफिल करने के लिए। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि भाई ये मान लेते हैं मेरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 हम लोगों ने दिखा दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब भाई इधर एक हाइड्रोजन दिखा रहे, तो हाइड्रोजन के ऊपर एक, हाइड्रोजन का तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, तो एक दिखा दिया ऐसे क्रॉस करके, तो ये बॉन्डिंग बना लेगा इसके साथ, क्योंकि एक इसके साथ मिल गया इलेक्ट्रॉन और एक इसके साथ मिल गया, तो इस तरीके से बंधे हुए रहते हैं। लेकिन आप समझिए क्योंकि भाई ऑक्सीजन जो है मेरा काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो था ना इसके पास, ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा मैं रीडिज़ाइन करता हूँ, 3 4 5 और एक 6, ये क्या करता है भाई, ये हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको इससे दूर कर देता है, ठीक है, यानी खींच लेगा अपने तरफ, यानी इसी का हिस्सा रहेगा लेकिन इसे खींच लेता है, ठीक है, ये खींच लेगा ऐसे, मतलब अभी भी हाइड्रोजन के अंदर ही भाई, लेकिन ये खींच लेता है। तो अब देखिए भाई क्योंकि ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा दूर चला गया, इसका मतलब कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से दूर हो चुका है, इसका मतलब कि इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना भाई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई आपका इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर लिया है, ऑक्सीजन ने खींच लिया, अपने नज़दीक लेकर आ गया, यानी अब देखिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे H2 की बात कर रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब ये अपने आप में क्या एक मॉलिक्यूल्स है भाई, है ना, यानी पानी का मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई ये अपने आप में एक बूंद है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ पे एक ड्रॉप मान के चल रहा हूँ, तो जो दूसरा ड्रॉप होगा पानी का, जो दूसरा ड्रॉप होगा वो भी ऐसा ही होगा, इसको प्लस करके दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका भी भाई इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया यहाँ पे, और इस वाले का भी इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऐसे। तो अब देखिए समझिए भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन इससे काफ़ी दूर डिस्टेंस पे चला गया है। ओके ना, तो जब भी ये दोनों ड्रॉप जुड़ेंगे तो यहाँ पे जो बंधन होता है ये आयोनिक बॉन्डिंग के, आई मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है भाई, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, थोड़ा एनिमेशन देखते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सब केमिस्ट्री भाई, बेसिक चीज़ है भाई ये सब, ठीक है ना। तो SF6 गैस हम लोग क्यों यूज करते हैं भाई, ये आपको समझ में आ रहा हो कि भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखिए यहां पे भाई प्लस माइनस करके कहीं दिखाया है। ओके, यहां पे देखिए, अगर आप इस मॉलिक्यूल्स को देखेंगे भाई, 1 मिनट, नहीं इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल्स H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी H2O। तो यहाँ पे हो क्या रहा ना, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था भाई,
ये इलेक्ट्रॉन किसने छीन लिया, इस ऑक्सीजन ने छीन लिया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच लेता है इससे, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब आप देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है भाई, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और ये हाइड्रोजन के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया भाई। इनके बीच में भी देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन कारण क्या है, इस पर प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स का छीन रखा है, यानी नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा। लेकिन भाई ये आयोन्स नहीं है, एक तरीके से समझिए, आयोन्स का मतलब क्या होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर चला गया है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है ना, बस जो लोकेशन है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का उससे दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है एक तरीके से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, वैसे एटम जो भाई इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां पे भी देखेंगे वो खींच लेते हैं अपने तरफ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि भाई, एक मिनट यार, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डिफाइंड एज एन एटम्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन शेयर इन अ बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भाई सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव होता है ना, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपका फ्लोरीन का होता है। ओके, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का, फिर आपका नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। इसीलिए क्या करता है, ये जल्दी रिएक्ट करता है भाई, क्योंकि दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है तुरंत, यानी रिएक्शन बहुत तेजी करेगा ये। और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का लेन देन भाई। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है भाई। ओके, तो उसका प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे भाई, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हम लोग जो यहाँ पे समझना चाहते हैं ना, यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 गैस। तो सबसे पहला फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है भाई, और नॉन टॉक्सिक होता है। इस बुक में आपका देखिए टॉक्सिक लिखा गया, लेकिन नहीं भाई, ये नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब जहरीला नहीं होता है ये। ओके, इससे कोई भी हम लोग का हेल्थ हैजार्ड नहीं है, कोई भी खतरा नहीं हम लोग के लिए। नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी इसलिए जलनशील भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में। अगला है प्योर गैस इज नॉट हार्मफुल टू हेल्थ, यानी कहना मतलब क्या, ये हम लोग के हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होता है। इट इज अ गैस स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, इट इज हैवी गैस हैविंग डेंसिटी 5 टाइम्स। अब क्योंकि भाई डेंसिटी काफी हाई है ना, डेंसिटी काफी हाई भाई, तो सीधी सी बात है ये जल्दी आग को बुझाएगा ना। क्लियर हुआ, जितना ज़्यादा, अब कैसे बुझाएगा वो पढ़ना पड़ेगा थ्योरी भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द गैस स्टार्ट लिक्विफाइंग, ठीक है, ये सब तो अपने आप में भाई अपना प्रॉपर्टी हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए। इट इज केमिकली स्टेबल एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट अ टेम्परेचर टू, यानी 500 डिग्री सेल्सियस तक ये कभी भी रिएक्ट सब नहीं करेगा, स्टेबल रहता है। इट इज केमिकली इनर्ट गैस, मतलब रिएक्शन नहीं करता है। इनर्ट का मतलब क्या भाई, नोबल गैस, मतलब किसी से भी कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन करेगा ही नहीं, इसका ये प्रॉपर्टी होता है एक तरीके से। तो ये द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इनर्टनेस ऑफ दिस गैस इज एडवांटेजेस इन अ स्विच गियर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट हैज एक्सेप्शनली लो रिएक्टिविटी, यानी रिएक्ट करेगा नहीं, डज नॉट अटैक मेटल्स, यानी जो भी आपका कॉन्टैक्ट ये सब है, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, ग्लास, ये सब इसके साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग का जो कॉन्टैक्ट का लाइफ है और जो भी अदर मेटेलिक पार्ट है ना सर्किट ब्रेकर के अंदर, वो सेफ रहते हैं और लंबे समय तक चलेंगे। कॉम्पोनेंट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब वही ऑक्सीडेशन भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई लेन देन होगा ही नहीं यहाँ पे, है ना, ना ही ये डिटोरिएट मतलब बर्बाद, ये सब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। हैंस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आर लेस, ठीक है। तो इतना काफी है थ्योरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो SF6 गैस कॉस्टली है, SF6 गैस हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये तो सही बात है भाई, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और पढ़ते हैं SF6 गैस इज अ टॉक्सिक, भाई ये गलत है, टॉक्सिक नहीं होता भाई, ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो कौन सा सही स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ देव तो होगा नहीं इसमें, ऑल ऑफ देव तो कभी होगा नहीं भाई, है ना। तो बचा क्या आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 28 का देखते हैं, सेकंड आता है नहीं, क्योंकि हम लोग सर्किट ब्रेकर के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन इसमें ऑल ऑफ देव दिया भाई, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, वहाँ पे नॉन टॉक्सिक होना चाहिए था, ओके ना, यहाँ पे नॉन टॉक्सिक होना चाहिए भाई, तब उसके हिसाब से ऑल ऑफ देव हो जाएगा। और कॉस्टली है ना, कॉस्टली है भाई ये। आगे बढ़ते हैं, व्हेन ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स अंडर
फॉल्टी कंडीशन, अब देखिए भाई इसके लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, छोड़ते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन को, छोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन रह जाएगा हम लोग का, एक थ्योरी वाला और एक आपका रेट ऑफ राइज ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज वाला। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ SF6 गैस सर्किट ब्रेकर इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो पॉल्यूशन, वेदर, मॉइस्चर, क्योंकि भाई रिएक्ट करता ही नहीं ना, ऑल ऑफ दे हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल है ये। अगला पढ़ते हैं, द रिले ऑपरेटिंग कॉइल इज सप्लाइड थ्रू, तो इसमें हो जाएगा भाई आपका CT हो जाएगा, ओके, करंट ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द रिले ऑन द सर्विस ऑन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम आर, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हो जाएगा भाई, ओके ना। मैंने आपको बताया था जब हम 1-2 सेशन के पहले हम लोगों ने बात किया था भाई कि ज़्यादातर पावर सिस्टम हम लोग यही 2 इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, यानी इसमें इंडक्शन हो गया, आपका अट्रैक्शन टाइप हो गया और थर्मल रिले हो गया, ठीक है, इसी के अंदर आ जाता है। तो 32 का देना चाहिए, थर्ड बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखिए यहाँ से, और ये सब क्वेश्चन भाई लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने किया था, सेम क्वेश्चन है। ओवर करंट रिले है, करंट सेटिंग दिया 125%, ओके, कनेक्टेड टू अ सप्लाई थ्रू अ करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफर रेशियो दे, पिकअप करंट आपसे पूछा गया भाई, तो पिकअप करंट क्या हो जाएगा हम लोगों को, सीधी सी बात है भाई, CT का सेकेंडरी करंट कितना है 5 एम्पियर, 400/5 यानी 5 एम्पियर मेरा रेटेड करंट होगा, लेकिन ये सेट कितना पे क्या है 125 पे, यानी 5 का 125% निकाल दीजिए, 5 का 125%, यही क्या हो जाएगा हमारा पिकअप करंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 यानी 6.25, ठीक है, फर्स्ट आंसर। आगे देखिए, द पिकअप करंट ऑफ द रिले इज इतना एंड द फॉल्ट करंट रिले इतना, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा पिकअप करंट दिया हुआ है ना, पिकअप करंट दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग x मानते थे, और ये मस्ट बी इक्वल टू फॉल्ट करंट, तो फॉल्ट करंट आपका दिया हुआ ना क्वेश्चन में कितना है 30 एम्पियर, तो सीधी सी बात है यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि भाई पिकअप करंट को, मतलब पिकअप करंट दिया ना 7.5 इंटू x मस्ट बी इक्वल टू 30, तो 7.5 को कितने से मल्टीप्लाई कर 30 के बराबर मिल जाता है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर भेज देते हैं, 7.5 ऊपर चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा भाई, ठीक है। तो x क्या है मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, 4 आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, द रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ अ CT ऑफ ट्रांसफार्मर रिले जनरली, तो भाई जनरली आपका 5 एम्पियर तक होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1 वोल्ट एम्पियर और 2 वोल्ट एम्पियर इज, मतलब सेंसिटिविटी के बारे में पूछा भाई, तो सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया था कि भाई मिनिमम से मिनिमम फॉल्ट करंट पे, फिर मिनिमम से मिनिमम पावर पे अगर कोई भी रिले ऑपरेट हो जा रहा है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा ना, तो सीधी सी बात है 1 VA जो है हम लोग का रिले ज़्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू 2 VA रिले के मुकाबले। VA यहाँ पे क्या अपरेंट पावर है ना, और अपरेंट पावर मतलब क्या शॉर्ट सर्किट, आप इसको शॉर्ट सर्किट MVA बोल सकते हैं भाई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट MVA क्या होता है समझाया था मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, द रिले सेटिंग 50% CT रेशियो इतना, द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपसे फिर से पूछ दिया भाई। तो सबसे पहले देखिए 2000 एम्पियर है ना, तो ये तो भाई मेरा मेन ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो हो रहा होगा, मुझे अभी पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई CT के सेकेंडरी साइड में कितना करंट आ रहा है, समझे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे रिले के अंदर कितना करंट आ रहा है भाई, रिले के अंदर CT का जो सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर है ना, लेकिन यहाँ पे करंट सेटिंग क्या हुआ कितना पे 50%, तो पहले देखते हैं करंट सेटिंग कितना किया हुआ है, और करंट सेटिंग के हिसाब से वही मेरा क्या हो जाए पिकअप करंट हो जाएगा। तो 5 का 50% निकालेंगे क्योंकि 50% पे आपका सेट किया हुआ है, कितना हो जाएगा आपका ये एक है ना, यानी 2.5 एम्पियर हो जाएगा ना भाई, ओके, ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर, यानी ये क्या हो गया मेरा पिकअप करंट है भाई, पिकअप करंट। तो 2.5 एम्पियर से अधिक करंट आएगा आपके रिले कॉइल में तो रिले मेरा ऑपरेट हो जाएगा भाई। तो अभी हम लोग का फॉल्ट करंट कितना आ रहा है 2000, लेकिन भाई हम लोग देखते हैं कि भाई सेकेंडरी साइड में कितना आ रहा है, तो 2000 को हम लोग CT के टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5/400 से। मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग को CT के सेकेंडरी साइड में हमेशा करंट लो मिलता है, इसलिए 5 को ऊपर रखेंगे, जो बड़ा वैल्यू होता है उसको नीचे रखते हैं हम लोग, तो काट देते हैं ऐसे, कितना हो जाएगा आपका ये 5 यानी 25 एम्पियर हो जाएगा ना, 2 0 कट गया, ठीक है, 4 5 20, ठीक है, 25 एम्पियर, यानी आपका रिले के कॉइल के अंदर यानी फॉल्ट आ रखा है, अभी फॉल्ट के दौरान कितना फ्लो हो रहा है आपका 25 एम्पियर, और पिकअप करंट कितना था 2.5 एम्पियर सीधी, और 2.5 एम्पियर से बहुत ज़्यादा बड़ा है ना 25 एम्पियर, इसका मतलब क्या रिले मेरा ऑपरेट होगा भाई इस बार,
क्लियर हुआ? तो आपसे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पूछा गया है, तो हम लोग को पता भाई कि मेरा फॉल्ट करंट है, पिकअप करंट पता है, तो पिकअप करंट को यानी 2.5 को मैं यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा भाई, मेरे को यहाँ पे 25 एम्पियर के बराबर मिल जाए, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 25 डिवाइडेड बाय 2.5 पर चला जाएगा, यानी 10 आ जाएगा भाई। तो 10 है नहीं, इसका मतलब क्या, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, इंडक्शन रिले आर, तो इंडक्शन रिले सिर्फ एसी पे यूज होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, द नॉर्मल करंट इन अ पावर लाइन इज 100 एम्पियर, ठीक है। इफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर ऑन द लाइन देन वन कैन एक्सपेक्ट द शॉर्ट सर्किट करंट टू बी, तो भाई देखिए नॉर्मल में जब हेल्दी कंडीशन तो 100 एम्पीयर का करंट बह रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, तो अगर फॉल्ट होता है, कैसा फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट होता है, तो भाई उस केस में आपको अनुमान लगा के बताना कितना आपका करंट हो सकता है भाई। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका मोर देन 1000 एम्पीयर, क्योंकि भाई जो फॉल्ट करंट है इसमें आपका सीधे सीधे लिखा भाई कि जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो रेटेड करंट का मिनिमम 10 गुना से तो अधिक होगा ही होगा, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना। ऐसा मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं, 20 गुना भी हो सकता है, 40 गुना भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम जो होगा भाई आपका, क्योंकि ऑप्शन में फिर बाकी नहीं दिया ना भाई, तो मिनिमम आपका 10 गुना तो होगा ही होगा, ठीक है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द नॉर्मल करंट इन अ पावर लाइन इज इतना, सडनली द लाइन करंट बिकम इतना, वन कैन एक्सपेक्ट, तो भाई देखिए 100 से आपका कितना हो गया, आपका 150 एम्पीयर हो गया। इसका मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट तो कभी हुआ नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का क्या कंडीशन है भाई कि मिनिमम 10 गुना तो होना ही चाहिए, तो 10 गुना होता तो 1000 एम्पीयर होना चाहिए था, लेकिन आया 150। इसका मतलब क्या है भाई, ये शॉर्ट सर्किट होगा नहीं। ओपन सर्किट में तो करंट ही जीरो होता, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा कैसे, तो ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब क्या भाई कि आपका लोड जो है आपका बढ़ चुका है ना। मान लेते अचानक से भाई कोई 10 एसी अपना ऑन कर दिया होगा, तो सीधी जब पावर का डिमांड बढ़ गया तो करंट, सीधी सी बात है, करंट बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ओवरलोड का कंडीशन बन गया ये। आगे बढ़ते हम लोग, बैकअप प्रोटेक्शन इज जनरली यूज्ड। देखिए भाई बैकअप मैंने आपको बताया था, बैकअप हम लोग हर जगह नहीं देते भाई, बैकअप प्रोटेक्शन हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एपरेटस के लिए देते हैं, जो हम लोग का सबसे महंगा एपरेटस है, जैसे जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है ना। ये सब पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर प्राइमरी फेल हो जाता है तो बैकअप हम लोग पास होना ही चाहिए, क्योंकि भाई काफी एक्सपेंसिव है ना ये सब अगर आपका खराब हो गया तो भाई काफी ज्यादा आपको लॉस सहना पड़ जाएगा, काफी ज्यादा पैसा फिर से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको नया लाने में। ओके, या फिर कई कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट लाइन्स होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन लाइन होते हैं कि वो कभी भी भाई शट डाउन नहीं होने चाहिए। ओके, तो कभी कभी ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोग बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ओनली। तो ओपन सर्किट में तो भाई करंट कभी बहेगा नहीं, तो डैमेज होगा ही नहीं आपका एपरेटस, तो बैकअप हम लोग वहीं पे यूज करें जहां पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ रहा होगा। क्लियर हुआ? और शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, रेटेड करंट का भाई 10 गुना, मिनिमम 10 गुना से अधिक करंट बहेगा, तो भाई ये काफी डेंजरस है ना। समझ गए, मान लो प्राइमरी आपका फेल हो गया, अब बैकअप है ही नहीं, तो सीधी सी बात है तुरंत आग लगा देगा, तुरंत आपका डिवाइस खराब हो जाएगा। ओके, इसलिए हम लोग बैकअप देंगे वहां पे। अगला है, ऑफ ऑल द फॉल्ट अकरिंग इन अ पावर सिस्टम द प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑपरेट। देखिए भाई इसने क्या बोला कि भाई पावर सिस्टम में जितने भी फॉल्ट आ रहे हैं, तो अगर हम लोग प्राइमरी प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करें तो ये प्राइमरी प्रोटेक्शन कितना एक्यूरेट है ना, कितनी बार जो है ये फॉल्ट को एक तरीके से क्लियर कर देगा, कितने बार हम लोग को बैकअप का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बैकअप प्रोटेक्शन का कोई नीड नहीं है। तो भाई अबाउट 90% केसेस में आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन ही सफिशिएंट होता है, और प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या कर देगा, आपके फॉल्ट को क्लियर कर देगा, बैकअप को एक तरीके से आना नहीं पड़ेगा भाई। ओके ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था भाई, है ना, कि भाई मेरा रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों रिलायबल होने चाहिए, अदरवाइज पता चला इन्हीं में भाई बार बार खराबी आ रहा है ना, तो ये सही नहीं है। अगला बैकअप प्रोटेक्शन, तो बैकअप प्रोटेक्शन क्या है भाई, ऑपरेट्स व्हेन प्राइमरी फेल, सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये भी सही बात है भाई, देखते हैं ऑल ऑफ द एबव भी हो सकता है इसमें, और ऑप्शन क्या है ना, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा भाई। ऑपरेशन डिस्कनेक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए इसका मतलब समझाता हूँ, क्या होता है कि प्राइमरी प्रोटेक्शन मतलब क्या भाई, प्राइमरी प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि भाई जहां पे फॉल्ट आएगा वही वाला सर्किट ब्रेकर एक तरीके से ओपन होगा। ओके, जहां पे फॉल्ट आया है या फिर ये फॉल्ट के नजदीक में जो भी आपका सर्किट ब्रेकर होगा वही एक तरीके से ऑपरेट होना चाहिए। लेकिन भाई मान लेते हैं ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो ये फेल हो गया, तो भाई इसके बगल वाला कौन सा सर्किट ब्रेकर है, ये, तो ये ओपन होगा। तो जब ये ओपन होगा तो सीधी सी बात है भाई, ये क्या करेगा, अगर जैसे यहां से ओपन होता तो भाई अगर ये ओपन हो जाता तो इसका मतलब क्या, इधर वाला पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता, डिस्कनेक्टेड, और ये क्योंकि मेरा प्राइमरी था तो ये अगर ओपन होता तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेरा इधर का डिस्कनेक्टेड हो जाता।
लेकिन यहाँ से मान लेते 10 बार से हम लोगों ने यहाँ पे मान लेते एक और ट्रांसमिशन लाइन आगे भेज रखा है, फिर यहाँ पे भी कोई लोड लगा रखा है, ऐसे इमेजिन कीजिए आप। तो भाई ये अगर फेल हो गया तो मान लेते इसका बैकअप ये, तो भाई इसको ओपन होना पड़ेगा ना, ये ओपन हो गया। अब ये ओपन हो गया भाई, तो सीधी सी बात है अब क्या होगा, इधर वाला जो लगा हुआ है लोड या फिर इधर से जो ट्रांसमिशन लाइन गया हुआ है वो भी एक तरह से शट डाउन हो जाएगा ना। तो बहुत बड़ा पोर्शन आपका डिस्कनेक्टेड हो गया ना भाई, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हम लोग। द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन, भाई रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मैंने आपको समझाया था, तो किस पे डिपेंड करता है, बोथ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। क्योंकि इसी के कारण क्या आ रहा था, यहाँ पे इस तरीके का हम लोगों का सिस्टम बना था ना, समझे। यहाँ पे मेरा सर्किट ब्रेकर था भाई, ये कॉन्टेक्ट था आपका, यहाँ पे मेरा सोर्स था, क्लियर हुआ। तो जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज था, और ये इंडक्टेंस के क्रॉस जो भी एनर्जी था वही आपका कैपेसिटर में एक्टिव था। तो दोनों कारण होता भाई। अगला बढ़ते हैं हम लोग। फॉर द इंटरप्शन ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट द सर्किट ब्रेकर, भाई देखिए हाई वोल्टेज और लो, इसके लिए हम लोग वैक्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा आपको। हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए वैक्यूम यूज़ किया जाता है। हाई वोल्टेज क्यों, क्योंकि वैक्यूम में भाई आपका कोई भी मीडियम नहीं है तो आर्क जो है जल्दी बुझ जाता है। ओके, वैक्यूम ही रिस्पॉन्सिबल आर्क को जल्दी जल्दी बुझाने के लिए। अब देखिए अगला है फ्यूजिंग करंट। तो भाई मैंने आपको बताया था फ्यूजिंग करंट क्या होता है। फ्यूजिंग करंट का डेफिनेशन था भाई मिनिमम वो करंट जिस पे आपका फ्यूज मेल्ट हो जाए, समझ में आया। फ्यूजिंग करंट वो करंट था जिस पे आपका फ्यूज जो है आपका मेल्ट हो जाए। और यहीं से हम लोग का एक फ्यूजिंग फैक्टर भी डिफाइन हुआ था भाई, फ्यूजिंग फैक्टर। और ये क्या था, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है कि भाई हम लोग का ऊपर में फ्यूजिंग करंट होगा, क्योंकि फ्यूजिंग करंट रेटेड करंट से तो ज़्यादा ही होगा ना भाई। ऊपर में फ्यूजिंग करंट और नीचे में रेटेड करंट भाई, क्लियर हुआ। तो फ्यूजिंग करंट भाई आपका यहाँ पे याद करवाया था मैंने आपको 1.5 होता है, 1.5 बस याद कर लिया, 1.5, ठीक है, डायमीटर का 1.5, सेकेंड आंसर। अगला पढ़ते हैं। देख ये क्वेश्चन भाई आपका फ्यूज लॉ से पूछा गया, फ्यूज लॉ। तो फ्यूज लॉ क्या होता है इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था लेकिन सॉल्व नहीं किया था भाई, जब हम लोग फ्यूज पढ़ रहे थे वहां पे। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट ओपन करना पड़ेगा हम लोग को पेज। देख है ना, यहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा फ्यूज एलिमेंट। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि भाई आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डी का पावर क्यू, डी जहाँ पे मेरा डायमीटर ऑफ द फ्यूज एलिमेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूज लॉ। ओके, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई फर्स्ट केस 1 लिखता है यहाँ पे, बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक फ्यूज वायर है, सर्कुलर फ्यूज वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन हैज अ रेडियस आपका दिया भाई 0.8 mm। द वायर ब्लो ऑफ एट अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, यानी 8 एम्पियर का जब करंट फ्लो होगा तो खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसको मैं फ्यूज कर देता हूँ। फ्यूजिंग करंट जो है 8 एम्पियर दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द वायर दैट विल ब्लो ऑफ एट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब सीधी सी बात है भाई, मेरा 8 एम्पियर था, है ना, इतने थिकनेस के लिए, यानी इतना थिकनेस वाला वायर के लिए फ्यूजिंग करंट मेरा 8 एम्पियर था। अब क्या बोला कि भाई अब आप अगर 1 एम्पियर मेरे को फ्यूजिंग करंट बनाना है, यानी 1 एम्पियर पे मेरा एक तरीके से फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए फिर ब्लो हो जाए, तो यहाँ पे आपको रेडियस बताना भाई, वायर का रेडियस कितना रखना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस यहाँ पे लगाइए कि भाई जब भी होगा, क्योंकि करंट कम हो गया ना, तो वायर मेरे को पतला रखना पड़ेगा इस बार, यानी पहले के मुकाबले पतला ही होगा यार, है ना। तो अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग को रिलेशन पता है फ्यूज लॉ के हिसाब से, आई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ना, डायमीटर का, या फिर इसको आप आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं डायरेक्ट। आप बोलिए आर कैसे कर दिया, यहाँ पे डी है तो कोई नहीं भाई, इसी को यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए भाई केस वन में फार्मूला लगा रहा है, आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, डी क्यू। तो डी कितना दिया, एम में ही रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन भी आपका एम में ही दिया रहेगा, यानी 0.8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रेडियस से डायमीटर में जा रहे हैं भाई, ठीक है, इसका क्यूब, ठीक है। और इसका वैल्यू आपका ऑलरेडी दिया हुआ ना, इसको बाद में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड केस में आते हैं, केस 2। यहाँ पे करंट का वैल्यू पता है, इसको I1 मान लेते हैं हम लोग। केस 2 में क्या है कि भाई मेरा करंट दिया हुआ है, यानी यहाँ पे अगेन I1
स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी का क्यूब। तो I1 मेरा दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं भाई। देखिए कहने मतलब क्या है कि जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे अगर आप, तो यहाँ पे k कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी k आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू कर दिया मतलब यहाँ पे k दिखा देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग k दिखा देते हैं, यहाँ पे भी k दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन में क्या हो, k बराबर k हो जाएगा, दोनों का कांस्टेंट सेम ही आएगा ना भाई, समझ गए। तो k इक्वल टू k करेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा बताइए, I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 2 का क्यूब, ओके। और यहाँ से आपका k का वैल्यू कितना आ जाएगा, I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d का क्यूब। और इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें 2 इंटू आर, क्योंकि 2 इंटू आर करेंगे भाई d बन जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें भी तो ये किया ना, ये r दिया होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। तो अब देखिए भाई, एक मिनट, ये I2 होगा ना, सेकंड केस में I2 होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो I2 इधर, इसको भाई नहीं, कहना मतलब क्या है कि इसको मैं घुमा करके जो है ना इधर ले करके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन को इधर ले आता है बस, ओके। तो I2 इधर रहने देता है, I2 का स्क्वायर हो जाएगा, I1 को इधर लेकर के आते हैं, तो I1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये वाला उधर चला जाएगा 2 इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 2 का क्यूब। क्लियर हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखें यही चीज़ तो है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, तो आप पे डिपेंड करता है भाई, होल स्क्वायर करना है ऐसे तोड़ के लिखना है, ओके ना। ये आर जो था, आर मतलब सेकंड केस का था ना, इसको R2 मान रखा है इसने, और नीचे R1 है। और देखिए दोनों में आपका 2 है ना भाई, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट D ना लेकर के हम लोग सीधे सीधे R लेकर के चल रहे थे। यहाँ पे बुक में डायरेक्ट R कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आते ही कट जाएगा, ओके ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा भाई। अब देखिए हम लोग भाई ये वैल्यू चाहिए R, तो इसका तो वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ तक समझ में आना, थोड़ा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होता है, ये कहाँ से आगे समझ में आ गया, बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज होता है भाई। और ये भी समझा दिया भाई R कैसे, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब करेंगे बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काट ही देते हैं यहाँ से भाई, मेरे कट जाएगा ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग को ये चाहिए R2, तो R2 इक्वल टू क्या होगा बताइए, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा आपका R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई R1 का क्यूब, ठीक है। तो R2 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका R1 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब देखिए अगर हम लोग इस क्यूब को उधर भेजेंगे भाई, क्या हो जाएगा आपका, सब पे क्यूब रूट चढ़ जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ेगा भाई, ठीक है। तो R1 क्यूब है और क्यूब रूट चढ़ा होती है तो बाहर ही आ जाएगा। इसको हम यहाँ से पहले हटाते हैं भाई, ये क्यूब रूट है ना, जैसे हम लोग को पता है, जैसे 2 का स्क्वायर इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही आता है आपका, है ना, क्योंकि ये क्यूब स्क्वायर रूट है भाई, ठीक है। ये क्यूब रूट है, इसका क्यूब है, तो इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, यानी R1 मेरा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ, और क्यूब रूट को हम ऐसे दिखा सकते हैं I2 बटा I1, इसका होल स्क्वायर ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्यूब रूट इसका मतलब क्या, 1/2, क्योंकि भाई जैसे ये स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट क्या मतलब 2 का पावर 2, और यहाँ पे हम लोग 1/2 लिखते थे, तो इस तरीके से कर दिए गए। यहाँ पे 3 होगा, क्यूब रूट है ना, समझे। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे क्या किया है, R1 बाहर आ गया, I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। R1 आपका दिया हुआ था, I2 आपका 1 एम्पियर, I1 आपका 8 एम्पियर दिया हुआ, निकल जाएगा यहाँ से। तो यही चीज़ आपका यहाँ से भी आएगा भाई, ओके। देखिए यहाँ पे I1 आपका दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है ना, 1 का स्क्वायर आ जाएगा भाई आपका। तो जो आपका डिज़ाइनिंग था भाई वो मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको अब यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो थर्ड आ जाएगा 0.2 mm।
अगला पढ़ते हैं, द करंट रीडिंग ऑफ अ फ्यूज इज नॉट द फ्यूजिंग करंट। तो फ्यूजिंग करंट भाई हमेशा क्या होगा, 5 से अधिक ही होगा, क्योंकि ये तो रेटेड करंट है। आगे बढ़ते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर इज है तो ऑलवेज मोर देन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द ऑपरेटिंग टाइप ऑफ फ्यूज, मैंने आपको बताया था फ्यूज जो होता है भाई सर्किट ब्रेकर से भी फास्ट होता है, याद होगा आपको, क्योंकि जो फॉल्ट करंट आ रहा है भाई, है ना, इस तरीके से फॉल्ट करंट आ रहा था, जो ये नीचे ज़्यादा नहीं जाता था, तो भाई हम लोग का फ्यूज़ क्या हो रहा था, यहीं पे ऑपरेट हो जा रहा था ना, क्योंकि इसी पे इतना हीट पैदा हो जा रहा था कि भाई फ्यूज़ मेल्ट हो रहा है, जिसको हम लोग पिकअप पॉइंट बोल रहे थे। क्लियर हुआ? तो एक साइकिल भी एक तरीके से इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता फॉल्ट का, तो बहुत फास्ट है ये। अब बहुत फास्ट है इसका मतलब क्या, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 0.002 सेकेंड। अब सर्किट ब्रेकर है भाई, तो ऑपरेटिंग टाइम पर सर्किट ब्रेकर तो फ्यूज से तो ज़्यादा ही टाइम लगता है नहीं, 0.2 सेकेंड कर देता है। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। 51 का देना चाहिए भाई, थर्ड बिल्कुल सही है, 50 का फर्स्ट ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, द एडवांटेज ऑफ हाई रप्चरिंग का यानी HRC फ्यूज़ के बारे में पूछा है, इज डैट। तो HRC फ्यूज़ का भाई यहाँ पे अब तो पेज नहीं हम लोग के पास, कोई नहीं, आगे का इंसर्ट करते हैं हम लोग। देखिए, तो ये है भाई आपका HRC फ्यूज। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द डज नॉट डिटोरिएट, क्योंकि इसमें पाउडर भरा हुआ रहता है भाई, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इट इज़ क्वाइट चीप, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर के भाई 100 तक कवर करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फ्यूज आर यूज्ड इन अ सर्किट वेयर। तो फ्यूज हम लोग वहीं पे यूज करते हैं भाई जहां पे हम लोग को फ्रीक्वेंट ऑपरेशन आर नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि बार बार फ्यूज वायर मेल्ट होगा, फिर फ्यूज वायर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा टाइम टेकन है ना भाई। ओके, तो हम लोग ये वहां पे यूज कभी भी नहीं करेंगे। तो फ्रीक्वेंट ऑपरेशन जहां जहां यूज होगा वहां पे हम लोग या तो एमसीबी यूज कर सकते हैं, और एमसीबी क्या है, सर्किट ब्रेकर का ही पार्ट है ना, यानी सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अ फ्यूज एलिमेंट इज जनरली मेड अप ऑफ। तो ऑप्शन के हिसाब से सिल्वर हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि सिल्वर क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसमें जल्दी से ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता भाई, और उसका कंडक्टिविटी काफी हाई होता है। आगे बढ़ते हैं, एज कम्पेयर टू अ सर्किट ब्रेकर द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है भाई, काफी कम होता है इसका, है ना, लेस हो जाएगा, क्योंकि भाई फ्यूज काफी लो वोल्टेज और लो करंट पे यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, द टाइम करंट ग्राफ ऑफ अ फ्यूज इज। तो भाई यूनिवर्सली प्रोपोर्शन होता है, मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से, है ना, करंट ज़्यादा होगा तो भाई ऑपरेटिंग टाइम्स का कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अ फ्यूज शुड हैव। तो फ्यूज के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी, लो कॉस्ट, ऑल ऑफ द हो जाएगा, ऑल ऑफ द हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, द प्रेजेंट ट्रेंड इज यूज्ड सिल्वर फॉर अ फ्यूज एलिमेंट बिकॉज। तो भाई सिल्वर क्यों यूज करते हैं, हाई कंडक्टिविटी, डज नॉट डिटोरिएट, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। अगला देखिए, द सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज एम्प्लॉय कॉपर एज अ फ्यूज, द फ्यूजिंग फैक्टरीज। तो ये सब याद करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कॉपर यूज किया हुआ एज अ फ्यूज एलिमेंट। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या हो सकता है इसका, तो फ्यूजिंग फैक्टर भाई इतना तो कॉमन सेंस है भाई, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो सबसे पहले 1 तो होगा नहीं भाई, एक हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, तो अब ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस करने से ही होता है भाई। अब फ्यूजिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट पता है आपको भाई, लेकिन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होगा अगर, तो एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे। ओके, तो सेकंड दे रहा भाई, ठीक है ना, अबाउट 2 होता है, यानी कॉपर का ज़्यादा होता है भाई, ठीक है ना, जल्दी मेल्ट नहीं होगा ये। आगे बढ़ते हैं, एज कॉम्पेयर टू अ सर्किट ब्रेकर अ फ्यूज। तो फ्यूज क्या है, सस्ता होता है भाई, इज कॉस्टली नहीं, सस्ता होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द फॉल्ट करंट, ठीक है, फॉल्ट करंट वेव द फ्यूज मेल्ट। तो अभी जस्ट मैंने को समझाया था भाई कि आपका ये अगर फॉल्ट करंट है, अगर ये फॉल्ट करंट है भाई इस तरीके से, तो फ्यूज जो है आपका इतना ही पे, यानी इतना दूर का, जैसे इसमें करंट बहा, यही मेरा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाए पे, यही क्या है मेरा पिकअप पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो आपका भाई सोचिए, फॉल्ट का एक साइकिल भी फ्लो होने नहीं देता अपने अंदर से, उससे पहले मेल्ट हो जाता है। तो क्या है, व्हेन द
फर्स्ट पीक इज रीच्ड नहीं, वेल बिफोर द फर्स्ट पीक इज रीच्ड, है ना, यानी जो फर्स्ट साइकिल है इसके पीक आने से पहले ही मेल्ट हो जाता है, ओके ना। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है टू फ्यूज वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैव द फ्यूजिंग करंट इतना एंड इतना, द 10 एम्पियर विल हैव, तो सीधी हट 10 एम्पियर मतलब इसका करंट ज़्यादा है भाई, इसका मतलब क्या है, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, ओके, लार्ज डायमीटर, सीधी सी बात है भाई। 10 एम्पियर फ्यूजिंग करंट, इसका मतलब क्या, ये मिनिमम करंट है जिसमें फ्यूज एक तरीके से क्या हो जाएगा आपका, मेल्ट करेगा, ओके। और एक है आपका भाई 5 एम्पियर, यानी मिनिमम करंट जिसमें आपका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, तो ये जल्दी मेल्ट हो जा रहा है, इसका जल्दी लोवेस्ट करंट पे मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब कैसा, वायर जो होगा पतला होगा, लेकिन 10 एम्पियर वाला जो होगा मोटा होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस वोल्टेज सर्ज ड्यू टू करंट चॉपिंग एंड कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग वी कनेक्ट, तो मैंने आपको बताया था भाई रजिस्टर हम लोग लगाते हैं एक तरीके से, है ना, ये सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे ऐसे एक स्पेयर रजिस्टर लगाते हैं यहाँ पे गैपिंग करके। फर्स्ट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, देता है नहीं, 63 का भाई फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 50 हर्ट्ज 11 kV 3 फेज अल्टरनेटर विथ अर्थ न्यूट्रल हैज अ रिएक्टेंस ऑफ इतना पर फेज एंड इज कनेक्टेड टू अ बस बार थ्रू अ सर्किट ब्रेकर, ओके, द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस अप टू द सर्किट ब्रेकर इज इतना एंड न्यूट्रल विद द पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टेक्ट। तो भाई देखें यहाँ पे हम लोगों ने एक पढ़ा था प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का कॉन्सेप्ट भाई, ओके, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का कॉन्सेप्ट, और इसके लिए भाई हम लोग को पेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेज इंपोर्ट करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था करंट चॉपिंग में, है ना, इसमें क्या होता था कि भाई जो भी करंट चॉपिंग में हो क्या रहा था भाई, है ना, यहाँ पे L था और यहाँ पे आपका C लगा हुआ था, यहाँ पे मेरा जनरेटर था, क्लियर हुआ, और यहाँ पे मेरा सर्किट ब्रेकर होता था, ओके, ये मेरा सर्किट ब्रेकर है और यहाँ पे हम लोग का फॉल्ट आ रखा था इस तरीके से, ओके, और आगे मेरा और ट्रांसमिशन लाइन गया होगा इस तरीके से। तो भाई देखिए यहाँ पे होता क्या था कि भाई जो भी इंडक्टर के क्रॉस का एनर्जी है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन हो गया भाई, तो कॉन्टैक्ट ओपन ही क्या, ये मेरा सर्किट बनता था ना, तो इसमें जो भी स्टोर्ड एनर्जी हो क्या होता था आपका, यहाँ पे फिर एक तरीके से मतलब इंडक्टर का एनर्जी कैपेसिटर में, फिर कैपेसिटर का नहीं, मतलब एलसी टैंक सर्किट तरह बिहेव कर रहा है। तो वही चीज़ है कि भाई जो एनर्जी स्टोर्ड है किस में, इंडक्टर में, वो मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है ना, यहाँ का एनर्जी इसके बराबर होता है, क्योंकि यही एनर्जी क्या हो रहा है इसमें एक तरीके से जाता है, ओके ना। तो हाफ एल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे ई मतलब क्या है, वोल्टेज है भाई, ठीक है ना, समझे, इसी वोल्टेज को भाई, वो एनर्जी क्या होता है कैपेसिटर में, हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे वी को वी ना लिख के ई से रिप्लेस किया गया, ये जो ई होता है यहाँ से ई निकाल दिया गया, ठीक है, दोनों बराबर है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा रूट ओवर एल अपॉन सी। ई इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, समझे, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज स्टार मार्क। फॉर एग्जांपल इफ एल एंड सी आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, अ करंट चॉप ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 50 एम्पियर वुड बी इंड्यूस्ड वोल्टेज, समझे। तो यही है आपका, ये जो वोल्टेज आएगा इसको प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बोलते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में इसी को रेट ऑफ राइज और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के नाम से डाल दिया गया, लेकिन प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का एक्चुअल नाम है भाई, एक्चुअल नाम है इसका। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक अल्टरनेटर है 3 फेज का है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पर फेज एनालिसिस करते हैं, तो एक फेज को दिखा देते हैं आप, एक भाई मेरा जनरेटर हो गया, तो इसका कुछ इंटरनल रिएक्टेंस होगा वाइंडिंग के कारण, है ना, विथ अर्थ न्यूट्रल, अर्थ इसका न्यूट्रल किया हुआ हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 5 ओम पर फेज, यानी इसका 5 ओम पर फेज हम लोगों ने दिखा दिया, ओके, 5 ओम पर फेज के हिसाब से, एंड इज कनेक्टेड टू अ बस बार, ठीक है, बस बार से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं भाई ये मेरा बस बार है, थ्रू अ सर्किट ब्रेकर, थ्रू अ सर्किट ब्रेकर मतलब या दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर दिखा दे, क्या दिक्कत है, इधर भी दिखा देते हैं, इधर भी दिखा देते हैं भाई, ओके। तो बेटर है कि यहाँ पे एक सिंपल सा ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, इतना क्या करना है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ मेरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस अप टू सर्किट ब्रेकर बिटवीन द फेज एंड न्यूट्रल, तो भाई ये तो मेरा न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल है ना, तो फेज और न्यूट्रल मतलब क्या यहाँ पे, तो इस तरीके बनेगा यार, वही वाला नेटवर्क बन जाएगा आपका, बस ये लैंग्वेज बना के दिया आपका, ओके। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर इस तरीके दिखा दीजिए, क्लियर हुआ। ये दिया हुआ आपका 0.01 माइक्रोफैराड, और आपको यहाँ पे रेट ये क्या है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बता, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मतलब वही है ई प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज भाई, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड होगा और इसके क्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ई इक्वल टू क्या निकाली, आई, ये हो जाएगा रूट ओवर एल अपॉन सी। तो यहाँ पे भाई अब हम लोग को सीधे सीधे करंट निकालना है, करंट कितना बहेगा ये निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि
ठीक है, करंट का देखते भाई कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए भाई, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। याद होगा आपको, हम लोगों ने रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जब पढ़ा था भाई, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का, यानी जो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस होता था, जो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस होगा वही वोल्टेज क्या हो जाता था, यहाँ पे जो कांटेक्ट लगा, इस कांटेक्ट को मैंने ऐसे करके दिखाया था, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का जो कांटेक्ट है यहाँ पे हो जाता है, यहाँ का जो वोल्टेज वही, यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का, ये VCT मतलब वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर होगा वही आपके इस कांटेक्ट सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट पास आएगा। इसी को हम लोग रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोल रहे थे, सॉरी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, सिर्फ और सिर्फ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और इस वोल्टेज को हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे थे भाई, तब मुझे रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मिल रहा था। देख रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो मेरे को ये RRV यानी रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मिल गया था। तो ये तो भाई मेरा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आ गया, है ना। और हम लोगों ने देखा था रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मैक्सिमम कब आएगा, कब मैक्सिमम आएगा, तो हम लोगों ने देखा था भाई मैक्सिमम का कंडीशन देखा था कि भाई T इक्वल टू, यानी यहाँ पे T इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर देंगे तो भाई हम लोग को, और यहाँ पे ओमेगा एन क्या था, ये मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी था 1/√LC। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे ओमेगा वैल्यू 1 तो ये ऊपर चला जाएगा। तो T का वैल्यू जब हम लोग इतना पुट करेंगे, T की जगह इतना अगर आप पुट करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा देखें, Vm 1 माइनस कॉस ओमेगा एन, T की जगह ये पुट कर देते हैं पाई इंटू √LC, और पाई ये ओमेगा एन का वैल्यू क्या है भाई 1/√LC, तो ये कट जाएगा तो ये पाई आ जाएगा, और कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, और -1 और ये दोनों ऐड हो जाएगा भाई, तो ये 2 Vm के बराबर हो जाता था, समझे। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो ये तो क्या रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, एक है आपका रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये ठीक है। तो इसमें भी हम लोग डिफाइन किया था भाई, अगर हम लोग रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का भी अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो आगे देखिए साइन के आगे जो भी होता है, साइन के आगे जो वैल्यू, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये है ना, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज विल बी इतना। या फिर आप T निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर ओमेगा एन की जगह π/2 पुट कर देते हैं, π/2 पुट करेंगे 90 हो जाएगा भाई, सीधी इसका वैल्यू मेरे को मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन 90 बन जाए, ये वैल्यू 90 है, साइन 90 1 के बराबर होता है, तो यही तो बचेगा, ठीक है। तो कब 190 के बराबर होगा, जब हम लोग ओमेगा एन इंटू टी की जगह π/2 पुट कर देंगे। इट मीन्स T का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, T का वैल्यू आप निकाल लीजिए π/2, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय ओमेगा, सॉरी सिर्फ ओमेगा एन, तो वही आया आपका, ठीक है। तो हम लोग से जो क्वेश्चन में पूछा है ना, यही पूछा भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो कि 2 Vm के बराबर होता है। इस वाले क्वेश्चन में आपका यही पूछा है ना, द पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, 2 Vm के बराबर होता है। तो भाई देखिए आपका जो वोल्टेज है, तो इसको अब पहले तो ये RMS वैल्यू दिया हुआ है, तो इस RMS वैल्यू को हम लोग क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू में यानी √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 11 kV इंटू √2, ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं कितना आता है 64 का, और यहाँ पे भाई हम लोग का फेज वोल्टेज पूछा ना, फेज वोल्टेज पूछा है, ओके। फेज की बात हो रही है, तो पहले इसको फेज में कन्वर्ट कीजिए 11 kV को आप, और हम लोग कुछ नहीं दिया तो हमेशा स्टार कनेक्टेड लेके चलेंगे भाई, ठीक है ना। ओके, और वैसे भी अर्थ न्यूट्रल इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है, आपका स्टार कनेक्टेड ही होगा तो इसको √3 से पहले डिवाइड करेंगे, फेज वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टार में पता है कि भाई जो लाइन वोल्टेज होता है ये √3 टाइम्स फेज वोल्टेज बराबर होता है। फेज वोल्टेज यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, तो यहाँ से मेरा फेज वोल्टेज आ गया। अब इस फेज वोल्टेज को हम लोग क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा, और फिर इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भाई मेरे को मैक्सिमम ये क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम रेट ऑफ मैक्सिमम रिकवरी वोल्टेज भाई, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ओके ना। तो आ जाएगा 17.96 kV, फोर्थ आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज। तो फ्रीक्वेंसी बाय ऑसिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं भाई, क्या होता है 1/2π√LC, ठीक है। L दिया हुआ, C दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका L और C दिया हुआ है, L और C दिया है, ओके। रिएक्टेंस दिया हुआ है ना, तो यहाँ से L निकाल लेंगे,
एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो एल नहीं आ जाएगा, ये दिया ये दिया 2 पाई एफ है ना, तो ये 314 हो जाएगा कि कितना है आपका 50 हर्ट्ज के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 314, ये मस्ट बी इक्वल टू एल के बराबर होगा भाई। ओके ना, फार्मूला पे डाल देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 65 है ना, ठीक है, 12,628 आ जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अप टू द फर्स्ट पीक। अब देखिए भाई ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है। तो एवरेज का मतलब क्या भाई, और यहाँ पे अप टू फर्स्ट पीक के लिए बोला है। तो एवरेज कैसे हम लोग निकालते हैं, एवरेज के लिए हम लोग को पहले टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, और अगर हम लोग यहाँ पे साइकिल के टर्म में देखें है ना, जैसे मान लेते 0 से लेकर पाई तक कर रहे हैं भाई, तो क्या करते थे हम लोग, जो भी मेरा फंक्शन है इंटीग्रेट 0 से लेकर पाई और 1 बाय पाई से हम लोग डिवाइड करते थे। यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है, साइनसोइडल फंक्शन है, साइन यानी जैसे आई एम साइन ओमेगा टी ऐसे कर देते थे है ना, और डी टी कर देते थे, ठीक है ना भाई, यही तो है। तो पहले इंटीग्रेशन तो सम करेंगे और फिर टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड कर देते थे, यही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भाई देखिए हम लोग का यहाँ पे लिखा गया ना, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अप टू द फर्स्ट पीक के लिए। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा भाई, यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, एवरेज, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इसका फॉर्मूला है भाई आपका पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, पीक मतलब क्या, जो मैक्सिमम आएगा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, और ऊपर में हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ना, पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम टू रीच। मेरा बोला था टोटल से डिवाइड करना पड़ता है, जैसे 0 से लेकर पाई तो टोटल 1 बाय पाई से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम, ठीक है, टाइम टू रीच फर्स्ट है ना, आप या फिर ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है, टाइम टू रीच फर्स्ट पीक, यानी जहां तक आपका पूछा गया वहां तक। ओके, तो ये वाला वैल्यू तो भाई मेरे को पता ऑलरेडी, ऊपर में ही निकाला ना, पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ये आया था कितना, यही तो भाई, ऊपर में भी जस्ट निकाला ना, यहाँ पूछा था ना, तो पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का, तो ये तो निकाल लिया हम लोगों ने 17.96 kV। अब हम लोग यहाँ पे टाइम निकालना भाई, कि भाई ये जो मैक्सिमम पीक आएगा, ये जो मैक्सिमम पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पर टाइम कितना होगा। तो वापस आते हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी अभी जस्ट देखा भाई, ये सब जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था वो बहुत अच्छे से टाइम मैंने बताया था, टाइम दे करके है ना, अभी तो बस ये रिवीजन चलेगा जल्दी जल्दी। तो देखिए भाई हम लोग को पता है कि भाई ये मेरा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का इक्वेशन है, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो भाई ये आ जाएगा मेरा रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी किस इंस्टेंट पे, यानी टी का वैल्यू क्या होगा भाई मेरे को मैक्सिमम मिले। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने टी का वैल्यू निकाल लिया, टी का वैल्यू ये है आपका, क्लियर हुआ, सही है ना। टी का वैल्यू आपका ये है पाई डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाय रूट एल सी। भाई ओमेगा इनका ये तो वैल्यू था ना, क्लियर हुआ, सही है। एक मिनट, यहां पे भाई हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहां पे आपका देखिए ऊपर में क्या है, पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, ठीक है। तो पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जिस इंस्टेंट पे आ रहा है वो टाइम मेरे को चाहिए, नीचे में टाइम टू रीच फर्स्ट पीक, यानी हम लोग को रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज नहीं चाहिए भाई, हम लोग को सिर्फ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू चाहिए, यानी वो टाइम चाहिए जिसपे ये पीक वैल्यू आ रहा है, ठीक है भाई। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अलग है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज वो भी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो भाई ये है मेरा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो भाई मेरे को
मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का। लेकिन अब मुझे पता करना है भाई ये मैक्सिमम वैल्यू जो है किस इंस्टेंट पे आ रहा है, क्योंकि मेरे को वो टाइम चाहिए। तो किस इंस्टेंट पे आ रहा है, तो हम लोगों ने देखा भाई t इक्वल टू इतना और ये, ठीक है, ये है मेरा टाइम भाई, ठीक है, पाई इंटू रूट एल सी। इस इंस्टेंट पे क्या होगा, मेरा मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। और हम लोग का भाई यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में पाई और एल दिया हुआ है, सॉरी एल और सी दिया हुआ है। क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे है ना, तो देखिए ये जो वोल्टेज तो मेरे को पता है ऑलरेडी, यहाँ पे निकाला कितना था 17.96 kV, और ये इसको गुना 1000 कर दीजिए, वोल्ट में चेंज हो गया, और नीचे में टाइम, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है कितने इंस्टेंट पे आ रहा है, तो पाई इंटू रूट एल सी। तो एल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया तो इसको आप निकालेंगे, तो भाई ये आ जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एल का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा आपका 0.0159। क्लियर हुआ। और सी का वैल्यू आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, क्वेश्चन में कितना भाई आपका 0.01, ठीक है, 0.01 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से भाई जो टाइम आएगा ये आ जाएगा 39.6 माइक्रो सेकेंड। ओके, माइक्रो में ही अंदर है हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे बस आपको वैल्यू डालना है, तो भाई देखिए ये आ जाएगा आपका 39.6 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा भाई, इसको केवी में हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, तो केवी में अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, 453 इंटू 10⁻³ केवी पर सेकेंड, ये आंसर आएगा भाई आपका, यानी सेकेंड। तो बस कुछ नहीं भाई, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और नोट्स बनाया होगा तो ये सब में आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, और एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग को ऑलरेडी पता है। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सर्किट ब्रेकर द फॉलोइंग रीडिंग वेर ऑब्टेन्ड ऑन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रही है। क्वेश्चन इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन में है टाइम टू रीच द पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, इतना टाइम में लग रहा है, और ये टाइम कितने के बराबर है, अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ करवाया, पाई रूट एल सी के बराबर है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज यानी पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका दिया हुआ है, यानी कितने के बराबर होता है भाई, 2 VM के बराबर होता है। तो आपसे पूछा है द एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भाई, क्या होता है एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, यहाँ पे एवरेज लगना है, ठीक है। क्या है ऊपर में आपका पीक वैल्यू, तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल टाइम होता है, यानी यही टाइम है, तो भाई आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 50 माइक्रो सेकेंड। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा भाई आपका 2 इंटू 10⁻⁶ यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है भाई, F इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी, ठीक है। तो पाई इंटू रूट एल सी का वैल्यू ऊपर में पता था हम लोग को ऑलरेडी, 50 दिया हुआ था ना, 50 माइक्रो करके, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये क्या है आपका भाई, इसका वैल्यू दिया हुआ ना ऑलरेडी, ये भी जस्ट माना हुआ होता है, ये आपका दिया हुआ 50 माइक्रो, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 50 और ऊपर में माइक्रो में 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये आ जाएगा आपका 1000 हर्ट्स, ठीक है, सॉरी 10,000 हर्ट्स। अगला है द फॉल्ट दैट इम्पोज, मतलब सबसे बदतर फॉल्ट कौन सा है भाई, तो सबसे बदतर होता है आपका ऑल 3 लाइंस शॉर्ट सर्किट यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज प्रेफर्ड फॉर एक्स्ट्रा हाई टेंशन एप्लीकेशन, तो एक्स्ट्रा हाई में भाई हम लोग यही यूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है हम लोग का। अगला है द मेकिंग कैपेसिटी, तो मेकिंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम करंट होता है भाई, यानी पीक में हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हो जाएगा आपका। और ये 2.5 कहाँ से आता है, इसमें √2 इंटू 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है √2, इसलिए क्योंकि भाई आरएमएस को हम लोग मैक्सिमम में चेंज करते हैं, और ये आपका डीसी ऑफसेट करंट को दिखाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग 1.8 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है द,
ठीक है, 132 केवी का सिस्टम है भाई। द फेस टू ग्राउंड कैपेसिटेंस इतना है, इंडक्टेंस इतना, द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इफ द मैग्नेटाइजिंग करंट इज इतना। देखिए भाई, ये प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है भाई। प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का भी कॉन्सेप्ट भाई मैंने आपको बताया था। देखिए इसको यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं। देखिए करंट चॉपिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था भाई कि ये मेरा जनरेटर है, ये मेरा इंडक्टर हो गया ट्रांसमिशन लाइन कारण, और यहाँ पे हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन नेचुरली कैपेसिटेंस बनता है। यहाँ पे मेरा सर्किट ब्रेकर है। ओके, सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, तो मान लेते हैं ओपन कॉन्टैक्ट में ऐसे दिखा दे रहा हूँ इसी के शंट में। ओके, तो हम लोग को पता है भाई यहाँ पे एल है, यहाँ पे सी है, तो इसमें क्या हो रहा था, ये तो ओपन हो गया, तो ये मेरा एक तरीके से नेटवर्क बन रहा था। तो इस केस में क्या होता था कि भाई जो भी, क्योंकि एलसी सर्किट बन गया ना ये, तो एलसी सर्किट में क्या होता है, इसका जो एनर्जी इसमें जाएगा, फिर इसका एनर्जी इसमें, यानी ऑसिलेट करता है भाई। यानी जो भी इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होगा मैग्नेटिक फील्ड में, वही एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, फिर इसका एनर्जी इसमें, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एनर्जी मेरा कंजर्व्ड होता है भाई, कोई भी, क्योंकि एल नहीं है ना इसमें, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है ना भाई, समझ गए, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसका मतलब है कोई भी यहाँ पे डैम्पिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। टोटल एनर्जी इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इस तरीके से ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं भाई जो भी मेरा एनर्जी होगा इंडक्टर के क्रॉस, वो क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू हो जाएगा जो एनर्जी कैपेसिटर में होगा। ये ई के यहाँ पे वी है, हाफ सी वी स्क्वायर है ना, हाफ सी वी स्क्वायर, तो वी को यहाँ पे ई के रूप में लिख रहा है। तो देखिए यहाँ से भाई हम लोग ई का वैल्यू निकालें, इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू रूट ओवर एल अपॉन सी। इसी को हम लोग बोलते हैं ई, यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज भाई, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे I दिया हुआ है, C दिया हुआ है, L दिया हुआ है। तो I का वैल्यू 10 रूट L, L कितना भाई आपका 6 अपॉन C, यानी 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6। ये हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज के बराबर। ओके, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ से जो आंसर आएगा आपका, ये आ जाएगा 245 केवी। आगे बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर जनरली यूज्ड इन रेलवे एप्लीकेशन। तो रेलवे भाई देखिए, रेलवे में हम लोग का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है मैक्सिमम 25 केवी होता है। ऊपर में जो ओवरहेड लाइन जाता है ना सिंगल वाला, उसका 25 केवी होता है भाई। तो क्योंकि काफ़ी लो वोल्टेज है भाई, तो यहाँ पे हम लोग एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आर को बुझाने के लिए एयर यूज़ करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 72, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर टू बी यूज्ड अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर टू इल्यूमिनेट द वोल्टेज सर्ज। देखिए हम लोगों को पता है भाई कि यहाँ पे बार बार जो है इंडक्टर का जो स्टोर्ड एनर्जी है कैपेसिटर में, कैपेसिटर यानी ऑसिलेट कर रहा है भाई। तो इस ऑसिलेशन को अगर मेरे को डैम्प आउट करना है ना, इस तरीके धीरे धीरे डैम्प करना है भाई, तो डैम्प आउट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा था भाई। सर्किट में रेजिस्टेंस लेके लगा देंगे अगर, तो सीधी सी बात है भाई, रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, पावर यानी जो एनर्जी है इनके पास स्टोर्ड, वो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगा, यानी डैम्प आउट हो जाएगा ऑसिलेशन आपका। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि भाई 100% डैम्पिंग के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था कितना था आपका 1/2, और यह था आपका रूट L अपॉन C। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जाके आप देखिए कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? तो L का वैल्यू पता है, C का वैल्यू दिया हुआ है, तो भाई ये आ जाएगा आपका 12.24 kV, सॉरी किलो ओम, 12.24 किलो, इतना लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मोस्ट एफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग। देखिए भाई इंडक्शन टाइप रिले में मैंने आपको 3 तरह का डिजाइन पढ़ाया था। सबसे पहला था शेडिंग रिंग वाला, दूसरा था आपका वॉट आवर मीटर वाला, और तीसरा था भाई कप वाला। तो इंडक्शन कप, क्योंकि भाई वहां पे हम लोग रोटर जो यूज करते थे वो एल्यूमिनियम का होता था, काफी लाइट वेट होता था, तो वहां पे इसका जो वेट टू टॉर्क टू द वेट रेशियो जो था बहुत अच्छा था, यानी जितना वेट है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टॉर्क पैदा कर रहा था, तो इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू बाकी के जो दो है उसके मुकाबले। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसको याद क्या रखना भाई, आपने कॉन्सेप्ट देखा हो, समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ता है। व्हाइल यूजिंग द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर करंट चॉपिंग इज द फेनोमेना ऑफ एन। तो करंट चॉपिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं भाई, एक मिनट, हैवी लोड स्विच्ड ऑफ नहीं, देखिए भाई, और ट्रांसफॉर्मर इज ऑन, नो लोड इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे भाई। ट्रांसफॉर्मर जब भी हम लोग ऑन करेंगे फिर ऑफ करेंगे, इसमें इनरश करंट फ्लो होता है भाई। ठीक है, इनरश करंट मतलब क्या, अचानक से भाई, मतलब एक तरीके से समझिए अचानक से आपका करंट बढ़ जाता है। इनरश करंट का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको, तो वहां पे फिर हम लोग
है ना, वही लिखा है ना, व्हाइल यूजिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर करंट चॉपिंग इज द फेनोमेना ऑफन ऑब्जर्व्ड इन। तो करंट चॉपिंग हम लोग इसमें यूज करते हैं, बस ये याद करिए आप। बाकी करंट चॉपिंग क्या होता है ट्रांसफार्मर में, सॉरी इनरश करंट क्या होता है वहां पे देखें तो समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इतना दिया हुआ, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंटरप्टेड करंट इतना, द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट। तो भाई यही है, इसमें भी आपका वही प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज पूछा गया है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू एल अपॉन सी। वैल्यू डाल देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो 77 का आंसर देखते कितना आता है आपका, सेकंड भाई 100 kV। आगे बढ़ते हैं। 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज रेटेड इतना, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछा भाई, यानी ट्रांजिएंट पीरियड में जो करंट ये ब्रेक करेगा। तो पावर रेटिंग दिया, वोल्टेज दिया, तो करंट नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लगा देते हैं, जो 3 फेज का एपरेंट पावर होता है √3 इंटू VRMS इंटू IRMS। तो ये पूछा आपसे, तो IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपरेंट पावर दिया हुआ आपका कितना 2000, यानी किसमें किलो में पूछा है ना, कोई नहीं बाद में चेंज कर देंगे हम लोग। √3 इंटू वोल्टेज कितना भाई 33, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये आ जाएगा आपका 78 है आपका फोर्थ आंसर, ठीक है। 35 किलो एम्पियर। मेकिंग करंट कितना हो जाएगा भाई, मेकिंग करंट मतलब क्या, सबसे पहले आपका ये जो करंट है इसको आप क्या कीजिए, है ना 2.25 इंटू सिमेट्रिकल करंट होता है ना, सिमेट्रिकल यहाँ पे ब्रेकिंग करंट होता है भाई, ठीक है फॉर्मूला। तो ये तो 2 यानी इसको बस मल्टीप्लाई कर दिए इससे, ठीक है। 2.25 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। 79 का देखिए कितना देता है, फर्स्ट आंसर भाई 89 किलो एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रिजॉर्ट इन। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं भाई, तो रेजिस्टेंस स्विचिंग हम लोग भाई हमेशा एयर ब्लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग का करंट चॉपिंग होता था ना, करंट चॉपिंग इसी में करते थे भाई हम लोग, एयर ब्लास्ट में करंट चॉपिंग यूज़ करते हैं, ओके। और इसी के लिए तो हम लोगों ने रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी डिफाइन किया था। आगे बढ़ते हैं। द ऑपरेशन ऑफ अ फ्यूज इज बेस्ड अपॉन। तो भाई फ्यूज जो है हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। अ फ्यूज इन अ मोटर सर्किट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो भाई मोटर में हम लोग फ्यूज क्यों लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट भाई। जैसे हम लोग एक्स्ट्रा करंट बहेगा ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे एक ओवरलोड है, तो ओवरलोड के केस में भी क्या होता है, हम लोग ओवरलोड में तो क्या रेटेड से ज़्यादा करंट बहेगा, तो यहाँ पे हम लोग थर्मल रिले यूज़ करते हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि ओवरलोड का मतलब क्या, हीट होने लगता है मोटर, तो उस हीटिंग को सेंस करने के लिए वहाँ पे थर्मल रिले यूज़ करेंगे। थर्मल रिले कैसे ऑपरेट करता है मैंने आपको बताया था, बाय मेटालिक का स्ट्रिप होता है लगा हुआ, ओके। वो हीट के कारण क्या होता है, बैंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, तो सीरीज हो जाएगा। फ्यूज नॉर्मली प्रोटेक्ट अ सिस्टम अगेंस्ट, तो भाई ये हो जाएगा ओवर करंट। HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो भाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, मतलब ये ओवर करंट भाई। HRC फ्यूज द टाइम बिटवीन द कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो इज कॉल्ड। तो भाई देखिए क्या बोला है, हम लोगों ने इसमें देखा था ना, ये मेरा फॉल्ट करंट है इस तरीके का। तो भाई यहाँ पे मान लेते हैं मेरा ये पिकअप पॉइंट है, यहाँ पे मेरा फ्यूज मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम होता था, ये जो टाइम होता था भाई इसको हम लोग बोलते हैं प्री आर्किंग टाइम, सही बात है। और फिर यहाँ से हम लोग का करंट ऐसे धीरे धीरे डिके करता था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम हुआ, यानी ये जो टाइम हुआ भाई उसको बोलते थे आर्किंग टाइम, याद होगा आपको। तो देखिए क्या बोल रहा है, द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो। तो यहाँ पे कट ऑफ हो गया और फाइनल करंट जीरो यहाँ पे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आर्किंग टाइम बोलते हैं भाई। सेकेंड ऑप्शन आर्किंग टाइम। फ्यूज का लेक्चर भाई 1 घंटा 20 मिनट का था, जाके देखिए उसको आप, क्लियर हो जाएगा। 86 का सही भाई सेकंड। आगे बढ़ते हैं। रेटिंग ऑफ फ्यूज, तो भाई एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाता है रेटिंग, क्योंकि एम्पियर ही डिफाइन करेगा ना मेल्ट होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज काउज्ड बाय। तो भाई आर्क जो लग रहा है किसके कारण लगता है बताइए, द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज काउज्ड बाय। तो इसमें भाई थर्मियोनिक इमिशन मतलब हीट के कारण, इलेक्ट्रॉन इमिशन फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो देखते हैं क्या देता है। तो दोनों तो वही है, ठीक है, दोनों कारण हो जाएगा भाई, ठीक है ना। थर्मियोनिक मतलब हीट के कारण भाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक तरीके से एयर मॉलिक्यूल्स में से या फिर कहीं जो भी आपका वहाँ पे मीडियम है उसमें से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। फील्ड इमिशन मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कारण, पोटेंशियल कारण, वोल्टेज कारण भाई एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है
एयर मॉलिक्यूल्स में से निकल करके बाहर आ जा रहे हैं, यानी आयोनाइजेशन हो जा रहा है। तो दोनों इफेक्ट होता है वहाँ पे। थर्मली मतलब हीट के कारण है, फील्ड मतलब वोल्टेज के कारण भाई। आगे बढ़ता है, द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज, तो भाई कॉन्टैक्ट कम रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, है ना, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज करके रखेगा तो इसका हो जाएगा 20 माइक्रो ओम, मतलब याद करने वाली चीज़ है भाई। आगे बढ़ते हैं, स्पार्किंग अगर ऑन स्विचिंग ऑफ द लोड ड्यू टू, तो भाई इंडक्टेंस कारण होता है, क्योंकि इंडक्टेंस अचानक से करंट को जीरो होने नहीं देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द आर्क वोल्टेज, तो ये रेजिस्टिव नेचर का होता है तो फेज में रहेगा, इज इन फेज विद द आर्क करंट। और ये कैसे पता चलता है फेज में है, मतलब ये रेजिस्टेंस नेचर का होता है, क्योंकि भाई आर्क जहां पे भी लग रहा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका हीट पैदा होता है ना, समझ गए। आर्क जहां पे पैदा हो रहा है यहाँ पे हीट देखने को मिलता है। हीट का मतलब क्या, हीट का मतलब होता है I2RT, यानी ये आर्क जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको रेजिस्टिव माना जाता है। आगे बढ़ता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन इज नोन एज, आर्क एक्सटेंशन होने के बाद, आर्क एक्सटेंशन बुझ गया उसके बाद जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं भाई, ठीक है। और रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, जो सिस्टम का वोल्टेज है वही आपका रिकवरी वोल्टेज होता है। एक मिनट भाई, द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन, ओके ओके, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन मतलब जिस समय, मतलब उस इंस्टेंट पे जिस समय, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन, आर्क एक्सटेंशन मतलब बुझ गया ना। क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 92 है ना, 92 का भाई फर्स्ट दे रहा है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, द ट्रांजिएंट वोल्टेज, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांजिएंट लगा हुआ भाई, ठीक है ना, ये लाइन पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे तो ये गलत दिया डेफिनेशन, क्योंकि आर्क बुझ जाने के बाद जो वोल्टेज होता है रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं भाई, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिएंट लगा हुआ, द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन इज कॉल्ड, तो इसको रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलेंगे, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट भाई, ठीक है ना। आर्क जब बुझ गया भाई तो उसके बाद जो वोल्टेज बचता है वो हम लोग का रिकवरी वोल्टेज होता है, लेकिन कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, द रिकवरी वोल्टेज इन अ सर्किट ब्रेकर इज मैक्सिमम फॉर अ पावर फैक्टर। देखिए भाई, इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज समझना होगा। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ARV बोलते हैं इसको, इस पे आपको एक सेपरेट लेक्चर मिलेगा, वहां पे बात करेंगे। बाकी इसका हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है भाई, ठीक है ना। आर्क बुझ जाने के बाद जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग भाई रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिएंट लग गया तो ट्रांजिएंट के हिसाब से आप कह सकते हैं भाई रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होगा, है ना। ग्राफ मैंने आपको समझाया था इसका। आगे बढ़ते हैं, द मेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज नॉर्मली स्पेसिफाइड, तो भाई ये हमेशा पीक में होता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में इसको डिफाइन करते हैं। आगे है, द ट्रिप कॉइल ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज, ठीक है, CD का रेशियो दिया हुआ है 50, नॉर्मल लाइन करंट दिया हुआ आपका, और सर्किट ब्रेकर इज ऑपरेट इतना, यानी करंट सेटिंग दिया हुआ है 125। द ट्रिप मैकेनिज्म शुड बी ऑपरेट एट अ, देखिए भाई इसको थोड़ा देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए भाई इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है, द ट्रिप मैकेनिज्म शुड बी सेट टू ऑपरेट एट अ ट्रिप करंट ऑफ, यानी यहाँ पे पिकअप करंट आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई, इफ द नॉर्मल करंट इन लाइन, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है उसका दिया हुआ है 160 एम्पियर, तो हम लोग देखते हैं भाई कि रिले कॉइल के अंदर कितना करंट आएगा, तो 160, तो ये CT के थ्रू आता है, तो CT के टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1/50 करेंगे तो 10 से 10, यानी इसको सॉल्व करेंगे भाई कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, ओके, एक बचेगा, यहाँ पे काटते हैं हम लोग 5 से, 5 3 जा 15, ओके, एक बचा, पॉइंट देंगे 0, 5 2 10, यानी 3.2 एम्पियर आएगा किसमें, रिले के अंदर भाई। लेकिन यहाँ पे देखिए करंट सेटिंग किया हुआ है कितना, 125%, तो 3.2 का 125% निकालेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पिकअप करंट हो जाएगा। तो इसका अगर आप 125% निकालते हैं भाई तो आ जाएगा आपका 4 एम्पियर, 4 एम्पियर भाई, यानी ये हो गया पिकअप करंट। और यही क्या है आपका, वो मिनिमम वैल्यू है जिसपे आपका ये ट्रिप कॉइल क्या हो जाएगा, इनर्जाइज्ड हो जाएगा, फिर रिले कॉइल ऑपरेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी एंड नेग्लिजिबल मेंटेनेंस, तो भाई SF6 गैस का होता है, ठीक है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, द रेटिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो रेटिंग हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं भाई, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट के हिसाब से, क्योंकि ये सबसे डेंजरस फॉल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, एन ओवर करंट रिले हैविंग सेटिंग ऑफ इतना इज कनेक्टेड टू अ सर्किट इतना, ठीक है, पिकअप करंट आपसे पूछा है भाई, तो पिकअप करंट क्या हो जाएगा 5 का, क्योंकि ये भाई सेकेंडरी साइड है, CT का सेकेंडरी साइड है, ये रिले का रेटेड करंट होगा, तो इसका 125% निकाल देते हैं, है ना, कितना हो जाएगा आपका 625, यानी 6.25, ये हो जाएगा पिकअप करंट भाई।
क्लियर हुआ? आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ अ फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर द रिले सेटिंग 50% CT इज इतना प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले देखिए फॉल्ट करंट इतना है, तो देखते हैं भाई रिले के अंदर कितना आएगा। तो 2000 और रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी 5 डिवाइडेड बाय 400, 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 यानी 25 एम्पियर। 25 एम्पियर हो गया फॉल्ट करंट। और सेटिंग देखिए कितना पे किया 50%, तो एक्चुअल करंट कितना है 5 एम्पियर, तो 5 का 50% आप निकाल लीजिए पहले। 5 का 50% नहीं 2.5 एम्पियर, ठीक है भाई। तो 2.5 एम्पियर क्या हो जाएगा आपका, ये पिकअप करंट हो गया, ये हो गया पिकअप करंट, यानी ये मिनिमम करंट है जिसमें आपका ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन फॉल्ट करंट अभी कितना है आपका, ये फॉल्ट करंट है भाई 25 एम्पियर, इसका मतलब क्या ये ऑपरेट होगा ही होगा, है ना। तो अभी हम लोग का PSM पूछा है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, तो हम लोग को पता है भाई पिकअप करंट कितना है 2.5 एम्पियर, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि भाई मेरे को कितना 25 के बराबर मिल जाए। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यानी 10। सेकंड आंसर। लास्ट क्वेश्चन है भाई, आर्क इंटरप्शन टेक प्लेस इन ऑयल ब्रेकर व्हेन। तो आर्क इंटरप्शन है ना भाई, आर्क इंटरप्शन टेक प्लेस इन एन ऑयल सर्किट ब्रेकर व्हेन कॉन्टैक्ट मूव अपार्ट, ठीक है। नहीं करंट गोज थ्रू द जीरो, यानी आर्क तभी बुझाएंगे जब हम लोग का करंट नेचुरली क्या हो जाए, जीरो हो जाए भाई, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन था भाई, इसमें आपका 2 क्वेश्चन रह गया है, एक तो 92 और एक आपका कंस्ट्रक्शन से पूछा गया था ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर का वो वाला, ठीक है। तो उस पर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।